हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डायरेक्शनल ड्रिलिंग। ठीक है, जो आपने अभी तक पढ़ते आए हो वो थी वर्टिकल ड्रिलिंग। वर्टिकल ड्रिलिंग का कुछ ऐसा है कि वो वन डायरेक्शनल ड्रिलिंग होती है और उसको हम नहीं है सरफेस को नहीं है अपना रेफरेंस पॉइंट मान के, या फिर नहीं है आरकेबी को रेफरेंस पॉइंट मान के हम नहीं है सब सरफेस में ड्रिलिंग करते हैं जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अपने टारगेट पॉइंट को अचीव करने के लिए। लेकिन जो डायरेक्शनल ड्रिलिंग होती है वो आपकी 3D ड्रिलिंग होती है, 3 डायमेंशन ड्रिलिंग होती है। दैट इज एक्स एक्सिस में भी होती है, वो वाई एक्सिस में भी होती है और जेड एक्सिस में भी होती है। उसी के हिसाब से हम ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से प्लेन डिवाइड कर देते हैं। दैट इज एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, जेड वाई प्लेन। ठीक है, उन तीनों प्लेन में डायरेक्शनल ड्रिलिंग होती है। ठीक है ना। और वर्टिकल ड्रिलिंग खाली आपकी जेड प्लेन में होती है, जेड एक्सिस के अलोंग होती है। जैसे कि हमने ये इस सेशन में दो चीजों के बारे में बात करेंगे, डायरेक्शनल ड्रिलिंग और डेविएशन कंट्रोल। ठीक है ना। अब जैसे मैं बता रहा था कि वर्टिकल ड्रिलिंग होती है, तो मान लो ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है और ये आपकी सरफेस है। अगर ये सरफेस हमको एक्सेज है, मतलब असेस कर सकते हैं हम इसको ड्रिलिंग के लिए, तो हम अपनी ड्रिलिंग रिग यहाँ पर रखेंगे और इसको ड्रिलिंग कर देंगे। साथ ही साथ हमें जो सरफेस पॉइंट से टारगेट पॉइंट तक नहीं है, जो बीच का डायरेक्ट पाथवे होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जियोलॉजिकली या फिर किसी भी तरीके से। तो एक तो नहीं है मेरा ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, और एक दूसरा मेरा ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये जमीन मेरे को असेस कर सकूं मैं ड्रिलिंग के लिए। इन दोनों ही कंडीशन में मैं वर्टिकल ड्रिलिंग कर सकता हूं। अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये जेड एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो मैं देख लूं कि वर्टिकल ड्रिलिंग में खाली जेड एक्सिस के अलाउ करता हूं, सरफेस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान के और अपने टारगेट पॉइंट पे जाता हूं। और इसमें जो ये वाली डेप्थ होती है इसको ट्रू वर्टिकल डेप्थ कह देते हैं। तो ये तो हो गई वर्टिकल ड्रिलिंग की बात। मैं बात करूंगा डायरेक्शनल ड्रिलिंग की। ठीक है ना। अब डायरेक्शनल ड्रिलिंग का क्या है, देखो डायरेक्शनल ड्रिलिंग जैसे अगर मैं ये मेरे यहाँ पर कोई दिक्कत आई, मैं इसके थ्रू, इस पाथवे के थ्रू मैं ड्रिलिंग नहीं कर सकता और मेरे को टारगेट पॉइंट ये चाहिए, टारगेट ये चाहिए, अब मेरा रिजर्वायर या फिर फॉर्मेशन यही है पर मैं यहाँ से ड्रिलिंग नहीं कर सकता, पहली कंडीशन। या फिर दूसरी कंडीशन में यहाँ ये जमीन जो मेरे को ड्रिलिंग करनी है जस्ट अपार्ट टू द टारगेट पॉइंट, वो अब मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता ड्रिलिंग के लिए। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये हो गई। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये। इन दोनों ही कंडीशन में अगर ये वाली जमीन मेरे को एलोकेट नहीं है तो मैं यहाँ पे ये वाली जमीन लूंगा और यहाँ पे टारगेट को ड्रिलिंग करूंगा। ठीक है, और या फिर ये प्रॉब्लम होगी तो इसमें नहीं, इस वाली चीज में ये भी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी क्योंकि मैं इस पाथवे से इसको ड्रिलिंग नहीं कर रहा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन ड्रिलिंग। तो डायरेक्शन ड्रिलिंग की डेफिनेशन हम देखेंगे और डेविएशन कंट्रोल की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो आपकी वर्टिकल ड्रिलिंग थी वो थी वन डायमेंशनल ड्रिलिंग, जो आपकी डायरेक्शनल ड्रिलिंग है वो आपकी 3 डायमेंशनल ड्रिलिंग। देखेंगे कैसे होती है 3 डायमेंशनल ड्रिलिंग। ठीक है, और साथ के साथ जो आपकी बिट होती है वो जो हम वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करते हैं वो भी एक्चुअली में वर्टिकल ड्रिलिंग नहीं होती। जैसे हम बिट को नहीं है यहाँ पर नहीं इस पाथवे को ड्रिल करने के लिए रन कराएं, तो बिट भी कुछ नहीं है अपने पाथवे से हटेगी, फिर अपने पाथवे पर आएगी। हम चाहते हैं स्ट्रेट जाए, लेकिन वो एक्चुअल में स्ट्रेट नहीं जाती है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगी फिर यहाँ पर आएगी। तो नहीं है, चाहते हुए और ना चाहते हुए हम डायरेक्शनल ड्रिलिंग ही करते हैं, चाहे वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कर लो चाहे डायरेक्शनल ड्रिलिंग की बात कर लो। ये इंटेंशनली हम बिट को नहीं मूव कराते हैं, इंटेंशनली बिट को मूव कराते हैं, ये अनइंटेंशनली बिट को मूव बिट अपने आप मूव हो जाती है अनइंटेंशनली। ठीक है, तो डायरेक्शनल ड्रिलिंग क्या है, ये आपकी डायरेक्शनल ड्रिलिंग की डेफिनेशन है। दैट इज टू डायरेक्ट द बेलबोर पाथ इनटू सम डिफाइंड ट्रेजेक्टरी टू हिट द टारगेट। ठीक है, मतलब मतलब हमको नहीं है बेलबोर के पाथ को किसी ट्रेजेक्टरी पे ले जाना है जो प्री डिटरमाइंड होगी, क्योंकि प्री डिटरमाइंड टारगेट को हमको हिट कराना है। तो ये वही डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द बेलबोर, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द बेलबोर का ये पाथ ये है, इसको डायरेक्ट करना है किसी ट्रेजेक्टरी के अलोंग टू हिट द, टू पेनिट्रेट द, टू इंटरसेक्ट द प्री डिटरमाइंड टारगेट या फिर प्री फिक्स्ड टारगेट। ठीक है, तो डायरेक्शनल ड्रिलिंग की डेफिनेशन क्या हो गई,
द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द बेलबोर, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द बेलबोर पाथ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द बेलबोर पाथ अलोंग सम ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी क्या होती है, जिस पाथ पर आप मूव कर रहे हो, जैसे मैं यूं आया तो ये वाली ट्रैजेक्टरी हो गई, मैं यूं आया तो ये वाली ट्रैजेक्टरी हो गई, मैं यूं आया, ठीक है, तो ये वाली ट्रैजेक्टरी हो गई। तो जो पाथ वे आप ये फॉलो कर रहे हो ड्रिलिंग के लिए, उसको हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द बेलबोर पाथ, प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द बेलबोर पाथ अलोंग सम ट्रैजेक्टरी, अलोंग सम ट्रैजेक्टरी to a predetermined, to penetrate the predetermined target, to hit the predetermined target, penetrate the predetermined target या फिर intersect the predetermined target। ये होती है आपकी डायरेक्शनल ग्रेडिंग। डेविएशन कंट्रोल क्या होता है, डेविएशन कंट्रोल होता है आपका जो आपका बेलबोर पाथ है, जैसे बेलबोर पाथ है उसको बनाए रखना एक फिक्स्ड लिमिटेशंस में। जैसे कि मैं यहां से चला सरफेस से और मैंने कुछ किया, मतलब कुछ वर्टिकल ड्रिल करी, फिर मैं इस टारगेट को हिट कराना चाहता हूँ ये, लेकिन जब मैं इस पाथवे, इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करूंगा तो उसमें होगा क्या, इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करूंगा तो उसमें होगा क्या कि ये मैं चाहता हूं तो ये इधर जाए, लेकिन ये कुछ इस तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से जाएगा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होकर यहाँ तक पहुंचेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा भी हो रहा है ये कुछ प्री डिटरमाइंड लिमिट में हो, मतलब मैं इसके डेविएशन को कंट्रोल कर सकूं, मतलब जो मैं डेविएट करा रहा हूं यहाँ इस पॉइंट से इसको डेविएट करा रहा हूं, तो इसकी डेविएशन भी मैं किसी प्री डिटरमाइंड लिमिट में कर सकूं कि +5 ऊपर जा सके, +5 नीचे, -5 नीचे जा सके, लेकिन +6 ऊपर ना जा सके। मतलब जो मैं चाहता था वो कि नहीं इस पाथ को फॉलो कराऊं, लेकिन एक्चुअली में ये पाथ फॉलो नहीं होता, वेट नहीं है, कुछ ऊपर भी जाती है पाथ से, कुछ नीचे भी आती है। तो मैंने एक रेंज डिसाइड कर दी कि -5 से +5 तक मैं इसको बियर कर सकता हूं, ठीक है। इस डेविएशन को कंट्रोल करना है मेरे को, +6 नहीं होना चाहिए। तो डेविएशन कंट्रोल क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द बेलबोर into some predetermined prefixed dimensions, ठीक है। the process of keeping the bevelor contained within some pre-described limit, ठीक है। pre-described limit क्या है, +5 हो जाए, -5 हो जाए, लेकिन +6 ना हो, -6 ना हो, तो उसको बोलते हैं डेविएशन कंट्रोल। मतलब मैं जब इसको डेविएट कर रहा हूं तो कंट्रोल्ड वे में डेविएट कर रहा हूं कि ये ज्यादा ना हो जाए और कम भी ना हो जाए, जिससे मैं अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंच ही ना सकूं, तो ऐसा ना हो। तो डायरेक्शनल ड्रिलिंग आप समझ गए कि बेलबोर पाथ को किसी ट्रैजेक्टरी के अलोंग डेविएट कराना है, जिससे हम लेंगे जो हमारा प्री डिटरमाइंड टारगेट है वहां तक पहुंच सके, ठीक है। और डेविएशन कंट्रोल क्या हो गया, जो हम लेंगे डायरेक्ट कराते हैं बेलबोर को, जो हम बेलबोर को डायरेक्ट कराते हैं उसको कंट्रोल वे में डायरेक्ट कराना है, मतलब जो हम डेविएशन करा रहे हैं उसको कंट्रोल वे में कराना है। हमने ये कंट्रोल वे में कैसे कराएंगे, हमको कराना तो इस पाथ के अलोंग है, लेकिन क्या होता है ऊपर नीचे होती रहती है बिट, तो नहीं है, उससे क्या होता है कि नहीं है हम अपनी टारगेट के एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाते। तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं है प्री डिटरमाइंड लिमिट सेट कर देते हैं कि जिस इसके दायरे में ही रहे, जिससे नहीं हम ये टारगेट तक पहुंच सके। अगर इससे ऊपर हो जाएगी तो हम नहीं अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमने डेविएशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। मतलब जैसे आप गाड़ी चलाते हो, जैसे आप 4 व्हीलर चलाते हो या फिर बाइक चलाते हो, तो आपके हाथ में जो स्टीयरिंग होता है वो आपके कंट्रोल में होता है कि आपको अगर इधर जाना है तो आप कितना स्टीयरिंग को नहीं रोटेट कराओगे, अगर आपको नहीं लेफ्ट साइड में जाना है तो कितना स्टीयरिंग को नहीं रोटेट कराओगे। अगर स्टीयरिंग को आपने ज्यादा रोटेट करा दिया तो आप जिस रोड को जाना चाहते हो इंटरसेक्ट, मतलब पाथ को चेंज करके आप उधर न जाके गाड़ी कहीं और ठुक जाएगी। तो नहीं है, जिस तरीके से आप नहीं है किसी पाथ पर जाने के लिए स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हो कि मेरे को बस इतना ही मूव कराना है, वैसे ही आप ये डायरेक्शन ड्रिलिंग में किसी टारगेट पॉइंट पर जाने के लिए आप नहीं जो डायरेक्शन होती है, बेलबोर की ट्रैजेक्टरी होती है, उसको किसी प्री डिटरमाइंड लिमिट में ही डिफ्लेक्ट कराते हो, डेविएट कराते हो, उसको बोलते हैं डेविएशन कंट्रोल। तो ये आपकी डेफिनेशन है डायरेक्शन कंट्रोल की, डायरेक्शनल ड्रिलिंग की। द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग द बेलबोर अलोंग सम कंट्रोल, the process of directing the bevelor path along some trajectory to hit the predetermined target, ठीक है।
और डेविएशन कंट्रोल की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द वैल्यू कंटेंट विद इन सम प्री डिस्क्राइब्ड लिमिट। मतलब जो स्टेरिंग है उसको नहीं है किसी मतलब बहुत मेरे को नहीं है जिस पाथ में पे ले जाना है उसके हिसाब से उसको मेंटेन करा के रखना है। रिलेटेड टू द इंक्लिनेशन एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सकर्शन फ्रॉम द वर्टिकल और बॉब। अब इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है? इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है? जैसे मैंने नहीं है वर्टिकल ड्रिल करी और मैंने यहाँ से इस टारगेट को हिट कराने के लिए यहाँ से डेविएट करा दिया एक ट्रैजेक्टरी के अलोंग, तो जो ये वर्टिकल से एंगल बनाएगा, जो वर्टिकल से एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे इंक्लिनेशन एंगल। मतलब आपने वर्टिकल से कितना एंगल डेविएट किया है अपने टारगेट पर पहुंचने के लिए, उसको बोलेंगे इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, इनको मैं सब डायग्राम से समझाऊंगा। और हॉरिजॉन्टल एक्सकर्शन क्या होता है? एक्सकर्शन मतलब छोटा पाथ ट्रेवल करना, बहुत ही छोटा पाथ ट्रेवल करना। तो हॉरिजॉन्टल में आपने कितना छोटा पाथ ट्रेवल किया है फ्रॉम दी वर्टिकल, फ्रॉम दी वर्टिकल, वो आपके लिए आपके डेविएशन कंट्रोल के तहत में आएगा। रिलेटेड टू इंक्लिनेशन एंगल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सकर्शन। मतलब इंक्लिनेशन एंगल को अचीव करने के लिए, हॉरिजॉन्टल एक्सकर्शन को अचीव करने के लिए आपको डेविएशन कंट्रोल करना पड़ेगा जो आप ट्रेजेक्टरी यूज कर रहे हो वैल्यू को डायरेक्ट कराने के लिए। ठीक है, जैसे मेरा ये वैल्यू है, ठीक है, देखो ये मेरा नहीं है टारगेट पॉइंट है, मान लो ये मेरा नहीं है, दिख रहा है ना, ये मेरा नहीं है सरफेस पॉइंट है, ठीक है ना, ये सरफेस पॉइंट है और मेरा टारगेट है ये वाला। ठीक है, मेरे को यहाँ पर पहुंचना है और ये सरफेस पॉइंट हो गया और ये आपका टारगेट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया कि जो आपकी ये आप चाहते तो नहीं है यहाँ से सीधे वर्टिकल ड्रिल कर सकते थे यहाँ से। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, हम एज्यूम कर सकते हैं कि क्या हो सकता है कि या फिर तो मेरे को ये वाला जो बीच वाला पाथ है जिससे थ्रू में ड्रिलिंग करता वो मेरे लिए नहीं है, मतलब कुछ इसमें नहीं प्रॉब्लम आ रही हो, तो जियोलॉजिकल फॉल्ट या फिर साल्ट हो या फिर अन्य तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, या फिर ये वाली जो जमीन है मेरे को एलोकेट नहीं हो पाई वो ड्रिलिंग के लिए, तो मैंने इसको नहीं वर्टिकल ड्रिलिंग के थ्रू नहीं ले गया। लेकिन मैंने क्या किया, इसमें डायरेक्शनल ड्रिलिंग करी। डायरेक्शनल ड्रिलिंग में मेरा सरफेस पॉइंट में मेरे को जो जमीन एलोकेट हो गई गवर्नमेंट के द्वारा या फिर नहीं है किसी हाँ, तो ये आपके लिए ये मान लो ये जमीन आपको एलोकेट हो गई ड्रिलिंग के लिए और आपको इस टारगेट पॉइंट पे पहुंचना है, तो आपने इनिशियली क्या किया कि थोड़े यहाँ से मतलब मान लो ये सरफेस पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक इसको नहीं है वर्टिकल ड्रिलिंग किया। हम हमेशा डायरेक्शनल ड्रिलिंग में क्या करते हैं कि अगर ये मेरा सरफेस पॉइंट है और ये मेरा टारगेट पॉइंट है तो हम डायरेक्टली ड्रिलिंग ना मतलब शुरुआत से सरफेस से एंगल ना बनाने की जगह कई केसों में करते भी हैं ऐसा कि हम शुरुआत से एंगल बनाते हैं और फिर टारगेट पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि शुरुआत से एंगल ना बनाकर हम क्या करेंगे, कुछ डेप्थ तक वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे, फिर कहेंगे यहाँ से वेलमोर की ट्रेजेक्टरी को डेविएट करेंगे। ठीक है, यहाँ से वेलमोर की ट्रेजेक्टरी को डेविएट करेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, कई सारी प्रोफाइल होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे जाना है, ऐसे फिर नहीं स्ट्रेट, फिर नहीं ऐसे जाना है। ठीक है, या फिर नहीं सीधे जाना है। ठीक है, तो ये हम लेके डिस्कस करेंगे। बहुत तरह की प्रोफाइल्स होती है कि पाथवे हम कौन सा सेलेक्ट करें, ये वाला करें, ये वाला करें, ये वाला करें, ऐसे कुछ पाथवे होते हैं। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि हम डायरेक्ट नहीं सरफेस से नहीं टारगेट को एंगल पे इतना कराकर कुछ डेप्थ तक हम लेंगे वर्टिकल ड्रिल करते हैं, फिर वहां से हम लेंगे पाथ को लेंगे डेविएट कराना या फिर डिफ्लेक्ट कराना शुरू करते हैं। तो जिस पॉइंट से हम ये डेविएट और डिफ्लेक्ट कराना शुरू करते हैं उसको बोलते हैं किक ऑफ पॉइंट, केओपी। ठीक है ना, जनरली हम ये वर्टिकल तक नहीं ड्रिल कराते हैं कुछ डेप्थ तक, फिर नहीं वहां से डेविएट करते हैं वेलमोर की ट्रैजेक्टरी को, जिस पॉइंट से डेविएट कराते हैं उसको बोलते हैं किक ऑफ पॉइंट। ठीक है ना, केओपी। ठीक है, तो मान लो मैंने केओपी तक आ गया। ठीक है, अब मेरे को ये बाइबल को डेविएट कराना है, तो मान लो जैसे मैं तुम कह रहा हूं कि नहीं यहां से मुझे किसी एंगल पर कराओ, ये वाला पाथ लो, ये वाला पाथ लो, या फिर ये वाला पाथ लो, तो इसने क्या रिप्रेजेंट कर दिया कि डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसने क्या किया कि जो कर्व था उसको लेके अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मान लिया। तो मान लो ये स्ट्रेट लाइन आपकी नहीं है, इसने टारगेट को यहां पर हिट करा दिया। ठीक है, तो अब देखना ये तुम्हारा जेड एक्स है, ये वाई एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। ठीक है ना, अब देखना
मैंने ड्रिलिंग करी जेड एक्सिस के थ्रू यहां तक, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जैसे 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 मैंने ड्रिलिंग करी, देखो ये तुम्हारा, ये देखो देखो ये तुम्हारा नहीं है, यहां से तुमने ड्रिलिंग स्टार्ट करी और यहां तक आपने नहीं है वर्टिकल ड्रिलिंग करी। अब यहां से ये जेड एक्सिस है, ठीक है, और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहां तक आपने वर्टिकल ड्रिलिंग करी केओपी तक। फिर आपने ये टारगेट को, आपका मान लो टारगेट यहाँ पर है, मतलब इस पॉइंट पर है, मतलब ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में टारगेट इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, ठीक है। अब देखना मेरे को इस टारगेट पॉइंट तक पहुंचना है। अब देखना कि मैं यहाँ तक वर्टिकल ड्रिलिंग किया, फिर यहाँ से मैंने डेविएशन यहाँ पर वाई एक्सिस में किया और इधर पहुंचने के लिए मैंने इधर मूव कर दिया। मतलब अगर ये मेरा किक ऑफ पॉइंट तक है तो मैंने यहाँ से फिर नहीं है बेल बोर को यहाँ से इस पॉइंट से रोटेट करने की कोशिश करी, ठीक है। रोटेट करने की कोशिश करी तो मैं पहले इतना ड्रिल किया, फिर नहीं यहाँ से इसको डेविएशन, ये कर्व होता है, बाकी स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है इसको, तो आप स्ट्रेट लाइन से मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने किक ऑफ पॉइंट तक नहीं गया, फिर यहाँ से इसको डेविएट करने की कोशिश करी, पर आप कहोगे सर ट्रेजेक्टरी तो यहाँ पर है, मतलब एक्स वाई प्लेन में, तो मैं क्या करूंगा, इसको नहीं है मतलब इस सीधे से यूं तो कराई मैंने, और यूं और डेविएट कर दूंगा, तो नहीं ये आपकी जेड प्लेन में आ जाएगी। तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है वो ये वाला, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, जेड एक्सिस में नहीं बेल को ड्रिल किया केओपी तक, फिर नहीं इसको वाई प्लेन में डेविएट करना शुरू कर दिया। इस तरीके से कुछ मैं दिखाता हूं कि ये आपने नहीं है जेड एक्सिस प्लेन में डेविएट किया। अब देखना कि ये मैंने डेविएट कर दिया टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो ये तो जेड एक्सिस में था, ये वाई प्लेन में, ये कुछ इस तरीके से है, ये तुम्हारा जेड एक्सिस हो गया और ये यहां से मैंने ये रोटेट किया तो ये वाई प्लेन में। ये वाली चीज मैं साइड से देख रहा हूं, जैसे मैंने यू बनाया यहां से फिर यू, ठीक है, दिख नहीं रहा, एक सेकंड। जैसे मैंने जेड एक्सिस में ड्रिल किया और वाई एक्सिस के थ्रू मोड़ दिया, ठीक है ना। और इसको नहीं मैं 3D में भी देख सकता हूं, एक सेकंड कैसे समझा, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से ये, एक सेकंड आप समझो, ठीक है। मान लो ये आपका सरफेस पॉइंट है, ये आपका सरफेस पॉइंट है, ठीक है। आपको इधर पहुंचना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, वर्टिकल में ड्रिलिंग करी जेड एक्सिस के थ्रू, ठीक है। ये जेड एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। या फिर इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। तो आपने जेड एक्सिस के थ्रू किक ऑफ पॉइंट तक वर्टिकल ड्रिलिंग करी, ठीक है ना। फिर आपने लेंगे इसको वाई एक्सिस के थ्रू रोटेट किया, ठीक है, वाई एक्सिस के अलग रोटेट किया, ठीक है, वाई एक्सिस के अलग रोटेट कर दिया। लेकिन आपको अब इस प्लेन में भी आना है, बाहर की साइड प्लेन में भी आना है, ये इस पॉइंट पर नहीं है, ये इस पॉइंट पर है, मतलब इतनी डिस्टेंस आपको एक्स प्लेन में ट्रेवल करनी है। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से रोटेट कर दोगे। अगर ये कुछ इस तरीके से, ये एक्स प्लेन है बाहर की साइड, तो ये आपने वाई प्लेन में इसको रोटेट कर दिया है, तो आप, अब मेरा टारगेट पॉइंट यहाँ पर ना होकर यहाँ पर है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर मूव कर दूंगा, तो ये आपका नहीं है, आप नहीं है इस पॉइंट तक पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से तो जो वाई एक्सिस, जो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनेगा बेल की ट्रैजेक्टरी का, उसको बोलेंगे थीटा, ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल। हमने इसको अल्फा से रोटेट करेंगे, इसको थीटा से देखा है, हम इसको अल्फा से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो समझिए इंक्लिनेशन एंगल क्या हो गया,
इंक्लिनेशन एंगल क्या हो गया कि मैं बेल को वर्टिकली ड्रिल कर रहा था, फिर मैंने इसको नहीं है बाई प्लेन में नहीं है मूव करा दिया, तो जो वर्टिकल से नहीं है बेल का जो एंगल बनेगा उसको वर्टिकल से जो बेल जो आपने ट्रेजेक्ट्री बनाई है उसका जो वर्टिकल से एंगल बनेगा उसको बोलेंगे इंक्लिनेशन एंगल अल्फा। ठीक है, ये आपकी जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, ठीक है। अब देखना ये प्लेन बाई प्लेन है, बाई प्लेन में इंक्लिनेशन आपने किस प्लेन में किया है, बाई प्लेन में। ठीक है, अब देख लो आपने जेड एक्सिस से बाई प्लेन में इंक्लिनेशन कर दिया, लेकिन आपकी जो ट्रेजेक्टरी है वो नहीं है जेड प्लेन में यहाँ पर है, तो मैंने नहीं है जेड एक्स प्लेन कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो आपने नहीं है एक्स प्लेन में कितना मूव किया है, वो आप नहीं है जो ये वाली जो एक्स एक्सिस होगी नॉर्थ डायरेक्शन में वहां से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया डायरेक्शनल प्लेन। ठीक है, जिसमें आपने डायरेक्शनल चेंज कर दिया और जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा डायरेक्शनल एंगल। सिंपली किस तरीके से समझाऊं मैं, वर्टिकल ड्रिलिंग करी, बाई प्लेन में मुड़ गए। ठीक है, देखिए ठीक है, ये आपका नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। मान लो टारगेट यहाँ पर है। ठीक है, ये नॉर्थ कोऑर्डिनेट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, ये मेरा सरफेस से टॉप व्यू है। अगर मैं नहीं है जैसे मेरा ये सरफेस है और ये आपका टारगेट मतलब टारगेट पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूं, यहाँ से गोलाई से देखूं, तो मेरे को ये क्वाड्रेंट चारों यहाँ पर ऐसे मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ और ये मेरा सरफेस है, ये मेरा टारगेट है, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मेरे को चार क्वाड्रेंट ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो मेरा टारगेट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वर्टिकल वर्टिकल से यहाँ पर ड्रिलिंग करूंगा। वर्टिकल से यहाँ पर ड्रिलिंग करूंगा, फिर नहीं इसको एक्स एक्सिस के थ्रू नहीं रोटेट कर दूंगा, एक्स एक्सिस के थ्रू रोटेट कर दिया मैंने। ठीक है, एक्स एक्सिस के थ्रू यहाँ से मैं वर्टिकल गया और एक्स एक्सिस के थ्रू रोटेट कर दिया, फिर यहाँ से मैंने नहीं इसको नहीं टारगेट पॉइंट के लिए डेविएट कर दिया, मतलब यहाँ तक तो वर्टिकल गया किक ऑफ पॉइंट तक, फिर नहीं मैंने एक्स वाई एक्सिस के थ्रू रोटेट कर दिया, इसको वाई एक्सिस के थ्रू रोटेट कर दिया और फिर इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मैंने इसको एक्स एक्सिस के थ्रू रोटेट कर दिया, तो मैं इस कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया। तो ये जो वाई एक्सिस के थ्रू नहीं वर्टिकल से रोटेट करोगे आप ऐसे। ठीक है, तो जो एंगल होगा एंगलों के बीच में वो होगा इंक्लिनेशन एंगल, और जो एक्स एक्सिस के थ्रू एक्स डायरेक्शन में आपने रोटेट किया, ये एक्स डायरेक्शन में रोटेट किया, तो जो नॉर्थ से एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम डायरेक्शनल एंगल या फिर एजीमुथ। ठीक है, जो वर्टिकल प्लेन से नहीं है एंगल बनेगा वो आपका होगा इंक्लिनेशन एंगल, और जो नहीं है जियोग्राफिक नॉर्थ से बनेगा एक्स एक्सिस के थ्रू एक्स एक्सिस के अलोंग उसको बोलेंगे एजीमुथ। ठीक है ना, और ये पे डायरेक्शनल एंगल। ठीक है, डायरेक्शनल एंगल या फिर एजीमुथ। ठीक है, तो ये आपका नहीं है डायरेक्शनल प्लेन हो गया। जो आपने जो ये वाला प्लेन होगा ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन इसको बोलेंगे डायरेक्शनल प्लेन, और जो आपका वर्टिकल प्लेन होगा जिसका आपने ये मूव कराया वो होगा आपका वर्टिकल प्लेन या फिर इंक्लिनेशन प्लेन। ठीक है, तो इंक्लिनेशन एंड डायरेक्शनल प्लेन एज अ वेलबोर प्रोसीड इन दैट प्लेन। ठीक है, दैट के अलाउंग आपने इंक्लिनेशन प्लेन और डायरेक्शनल प्लेन आपने कर दिया। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन। ठीक है, जो एक्स प्लेन हो गया, जो ये वाला प्लेन था एक्स एक्सिस के थ्रू हमने टारगेट मतलब बेलबोर को रोटेट करा दिया, तो वो डायरेक्शनल प्लेन हो गया, और जिसमें जो एंगल बनेगा जियोग्राफिक नॉर्थ से वो होगा आपका डायरेक्शनल एंगल और एजीमुथ। और वाई प्लेन जो आपने पहले तो लिए वर्टिकल मतलब जेड एक्सिस के अलोंग में आपने ड्रिलिंग कराई, जेड एक्सिस के अलोंग ड्रिलिंग कराई, और फिर नहीं आपने वाई प्लेन में इसको रोटेट करा दिया, जैसे जेड एक्सिस के थ्रू ड्रिलिंग कराई और वाई प्लेन में इसको आपने रोटेट करा दिया, तो जो वर्टिकल से एंगल होगा वो आपका हो जाएगा इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, तो जो प्लेन होगा वर्टिकल प्लेन में वो हो जाएगा आपका इंक्लिनेशन प्लेन।
ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में जो एंगल बनेगा वो होगा डायरेक्शनल एंगल, और वाई जेड प्लेन में जो एंगल बनेगा वो आपका होगा इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है ना। अब हमने डायरेक्शनल ड्रिलिंग करते क्यों है, हम वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे थे अच्छी वाली, फिर हमने ऑफ क्यों किया डायरेक्शनल ड्रिलिंग के, डायरेक्शनल ड्रिलिंग में क्यों ऑफ किया हमने, तो इसके कुछ नहीं रीजंस होते हैं, वो रीजंस यहाँ पर लिख रहे हैं, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि अगर हमको रिजर्वायर के अंडर में नहीं है ड्रिलिंग करनी है, सॉरी रिजर्वायर हमारा लेक के अंडर में है, जैसे मेरा ये रिजर्वायर है या फिर फॉर्मेशन है हाइड्रोकार्बन, ये मेरा लेक के अंडर में है, ये रिजर्वायर हो गया और ये आपकी लेक हो गई, ठीक है। तो मान लो मैं ये लेक से नहीं आपको नहीं पीने का पानी आ रहा है, कुछ भी और दिक्कत होती तो आप नहीं यहाँ से ये ड्रिलिंग नहीं कर सकते, तो आप सिंपली कोई और पोजीशन लोगे यहाँ पे ड्रिलिंग कर दोगे कुछ इस तरीके से। जैसे ये देखना कि यहाँ पर कुछ बेल दे रखे हैं, दैट इज बेल 1, बेल 2, बेल 3, बेल 4, बेल 5। अब जो बेल 1 है ना वो सरफेस पर है, वो लेक के नीचे नहीं है, तो सरफेस पर है अगर ये बेल, तो मैंने क्या किया इसको सरफेस से ही ड्रिल कर दिया, तो इसमें जो मैं ड्रिल करूंगा वो करूंगा वर्टिकल ड्रिलिंग, ठीक है ना। जैसे मेरा नहीं है कुछ इस तरीके से है कि ये मेरा नहीं है सरफेस है और ये लेक आ गया, ठीक है, ये लेक आ गया, तो मेरे को इस यहाँ पर बेल 1 ड्रिल करना है तो मैं सीधे नहीं इसको ड्रिल कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे को बेल 2 यहाँ पर ड्रिल करना है तो ये यहाँ पर लेक है, तो मैं यहाँ से ड्रिल ना करूंगा बल्कि मैंने ये सरफेस से ड्रिल करूंगा, इसमें डायरेक्शनल। तो ये कुछ इस तरीके से ही है कि यहाँ पर देखो ये सरफेस पॉइंट है, देखो ये सरफेस से ऊपर है, ये सरफेस लोकेशन है, बेल 1 की सरफेस लोकेशन है, क्योंकि लेक ये वाली लाइन डिसाइड कर रही है जो आपने कॉन्टरिंग पढ़ी थी जियोलॉजी में 3rd सेम में या फिर 4th सेम में, तो उसमें आपको बताया हुआ कॉन्टूर लाइन क्या डिसाइड, कॉन्टूर लाइन कैसे बनती है कि नहीं है बाउंड्री, ये कॉन्टूर लाइन है आपकी, ठीक है ना, कि 0 फीट पे कितनी है, 0 फीट की लाइंस को मिला रही है सारी, ये 100 फीट की लाइंस को मिला रही है, ये 200 फीट की लाइंस को मिला रही है, तो इसके हिसाब से ये कॉन्टूरिंग लाइन है, और लेक के लिए अलग होती है, ओशन के लिए अलग होती है, और आपकी जियोलॉजिकल फोल्ड के लिए अलग होती है लाइंस, उस हिसाब से। तो मैं बता देता हूं कि ये आपकी लेक है, लेक को डिनोट कर रही है। लेक देखना बेल 1 की पोजीशन है, जो बेल 1 की पोजीशन है वो लेक से ऊपर है, ठीक है ना, जो बेल 1 की पोजीशन है वो लेक से ऊपर है, तो हम ये यहाँ पर वर्टिकल ड्रिलिंग कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन जो बेल 2 की पोजीशन है वो आपके लिए लेक से नीचे है, ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर वर्टिकल ड्रिलिंग नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे सरफेस लोकेशन देखेंगे फिर यहाँ पर नहीं ड्रिलिंग करेंगे, ठीक है। तो जब लेक आती है तो आपको डायरेक्शनल ड्रिलिंग करनी पड़ती है, ऐसे ही मैंने अगर इन तीनों बेल को देखूं तो इनकी नहीं है जो सरफेस लोकेशंस है वो ये है, ठीक है ना, और सॉरी ये तो हाउसिंग है, सरफेस लोकेशन ये आपके लिए डेप्थ लोकेशन टारगेट पॉइंट की, तो आप देखिए इनको ऊपर से नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर तो लेक है, आपको ये सरफेस पॉइंट पे जाना पड़ेगा और वहां से इनको ड्रिल करना पड़ेगा। तो डायरेक्शनल ड्रिलिंग का एक यूज कहां पर हो गया, जब आपके लिए कोई लेक या फिर ओशियन आ जाता है तो आपको देखिए अगर नहीं है ड्रिलिंग फ्लोटिंग ड्रिलिंग यूज नहीं करनी तो आप नहीं है फिर नहीं है इसको सरफेस से डायरेक्शनल ड्रिलिंग की तरह ड्रिलिंग कर सकते हो। सेकंड आप कब यूज करते हो कि जब आपको नहीं है एक ही प्लेटफॉर्म से आपको तीन वेल ड्रिलिंग करनी है, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म से आपको 3 वेल ड्रिलिंग करनी है, तो ऐसा आप कब करोगे जब आप ऑफशोर में होगे। ऑफशोर में क्या होता है, जैसे आपका ये सी है और ये आपका टारगेट है, ठीक है, और ये टारगेट है, ये अलग अलग रिजर्वायर है, ये आपकी फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर जो आप ये ड्रिलिंग रिग यूज करते हो फ्लोटिंग ड्रिलिंग रिग यूज करते हो, या फिर आप नहीं फ्लोटिंग ना लेके नहीं फिक्स ड्रिलिंग रिग भी यूज करते हो, ऑफशोर ड्रिलिंग में आप पढ़ोगे या फिर अलग से एक सब्जेक्ट है, तो जो इसकी कॉस्ट होती है वो एक की बहुत कॉस्ट होती है, आप इनके लिए सेपरेट बनाने में पैसा क्यों इन्वेस्ट करोगे जब आप ये एक ही से आप डायरेक्शनल ड्रिलिंग के थ्रू आप तीनों को असेस कर सको। तो हम क्या करते हैं ऑफशोर में कि हम एक प्लेटफॉर्म लेते हैं, एक ड्रिलिंग रिग लेते हैं और उससे डायरेक्शनल ड्रिलिंग करके तीनों मतलब 3 या फिर मोर देन 1
वन टारगेट पॉइंट हम ड्रिलिंग कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी कॉस्ट बच जाती है कि हमको 2 ड्रिलिंग रिग का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो नहीं ऑफशोर वेल में एक यूज हो गया आपका डायरेक्शनल ड्रिलिंग का, आपका नहीं अंडर द लैंड एक यूज हो गया डायरेक्शनल ड्रिलिंग का। थर्ड है आपका जब आपकी कोई सिटी आ जाए, जैसे कि अगर मेरे को इस पॉइंट पर ये ड्रिलिंग करना है और ये मेरी सिटी बनी हुई है, तो सिटी में तो नहीं मैं ड्रिलिंग कर नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सिटी से हटकर कोई पोजीशन ली जो मेरे को एक्सेल है ड्रिलिंग के लिए, वहां से मैंने ड्रिलिंग कर दी, ठीक है। तो अंडर सिटी आपको ड्रिलिंग करनी है तो उसके लिए डायरेक्शनल ड्रिलिंग का यूज है, ठीक है। फोर्थ है आपका कोई नहीं है जैसे कोई नहीं है मतलब माउंटेन आ गया, अब माउंटेन पर आपको ड्रिलिंग नहीं करनी और आपको माउंटेन के जस्ट नीचे यात्रा करना हाइड्रोकार्बन मतलब फॉर्मेशन है, ठीक है ना। वेयर ड्रिलिंग मतलब अंडर अ मेजर सरफेस ऑब्स्ट्रक्शन, ये माउंटेन को अपनी एक ऑब्स्ट्रक्शन मान के चल सकते हो, रुकावट मान के चल सकते हो। तो आपको अगर मतलब कोई मेजर सरफेस पे ऑब्स्ट्रक्शन है और उसके नीचे आपको नहीं है रिजर्वायर दे रखा है, वहां पर ड्रिल करनी है, तो आप नहीं है उस ऑब्स्ट्रक्शन को ड्रिल ना करके उसके साइड में कोई पोजीशन लोगे, वहां से इसको डायरेक्शन ड्रिल कर दोगे, ठीक है। फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपकी नहीं साइड ट्रैकिंग करना। साइड ट्रैकिंग मतलब जैसे आप ये वर्टिकल में वेल ड्रिल कर रहे हो और यहाँ पर वेल में कोई प्रॉब्लम आ गई, यहाँ से वर्टिकल में वेल ड्रिल कर रहे हो और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो ये नहीं है आपकी पाइपलाइन फंस गई यहाँ पर, ठीक है, जो आप ये ड्रिलिंग के लिए पाइपलाइन यूज कर रहे हो वो फंस गई यहाँ पर, तो आप क्या करोगे यहाँ से इसको साइड ट्रैक करोगे, ठीक है ना। इस पॉइंट को तो छोड़ दोगे, यहाँ से इसको साइड ट्रैक करोगे और आपके टारगेट पॉइंट तक पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो इस साइड ट्रैक दो तरीके से होता है, एक तो आप नहीं है मतलब आपकी नहीं कोई नहीं है स्टिकिंग हो गई, पाइप स्टिकिंग हो गया मतलब पाइप फंस गया, ठीक है, फिश आ गई, तो आप ये यहाँ से नहीं इसको तोड़ दोगे, यहाँ से फिर डायरेक्ट ड्रिलिंग करोगे। तो एक तो हो गई ये नहीं आपकी प्रॉब्लम आई तब आपने साइड ट्रैकिंग कर लिया। सेकंड आपका नहीं चलते चलते तो एक फॉर्मेशन में यहाँ पर है और एक फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, तो आप क्या करोगे कि आप सोचोगे यार मैं इस फॉर्मेशन को भी नहीं है ड्रिल कर लेता हूँ, थोड़ा हाइड्रोकार्बन ज्यादा मिल जाएगा, तो आप साइड ट्रैक करके इस फॉर्मेशन को भी अंदर ले लोगे और आपकी ये फॉर्मेशन दोनों एक ही वेल के पास से नहीं है, एक ही वेल से दोनों एक्सिट हो जाएंगे। तो आप नहीं है साइड ट्रैकिंग दो कंडीशन में करते हो, एक तो आपकी नहीं है स्टिकिंग हो जाए फिक्स हो जाए, या फिर एक आपके नहीं है कोई और मतलब एक्स्ट्रा आपका फॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो आपकी साइड ट्रैकिंग में भी डायरेक्शन ड्रिल का यूज होता है, ठीक है। जैसे तो ये फिश आ गई, आपका पाइप फंस गया यहाँ पर जो ये दे रखा है इसको प्लॉट करके दे रखा है कि यहाँ पर जो आपकी फिश आ गई है मतलब स्टिकिंग हो गई है, तो आपका पाइप फंस गया है, तो आपने इधर बंद करके यहाँ से ड्रिल बिट को रोटेट करा दिया, तो आपकी ये साइड ट्रैकिंग एलोंग द फिश, ठीक है। और ये थी साइड ट्रैकिंग जब नहीं आपको नहीं दूसरा कोई हाइड्रोकार्बन होना है, ये भी हाइड्रोकार्बन होना है और ये भी है, तो आपको इसको नहीं है एक्सेस करने के लिए, इसको परफोरेट करने के लिए, इसमें से हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए आपने साइड ट्रैकिंग करा दी और आपने ये हाइड्रोकार्बन निकाल दिया, तो साइड ट्रैकिंग के दो यूज हो गए। तो डायरेक्शन ड्रिलिंग इन सब में आपकी यूज होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन ड्रिलिंग के ये यूज ही हो गए, ठीक है। कि ऑफशोर ड्रिलिंग में ये यूज आती है, लेक के अंडर में यूज आती है, पॉपुलेशन सेंटर जैसे सिटी हो गई और आपकी कॉमर्शियल लैंड हो गई, उस पर आप ये ड्रिलिंग नहीं कर सकते क्योंकि लैंड नहीं है बेकार हो जाती है, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट की कुछ नहीं है इशू है उसके हिसाब से आप नहीं है उस लैंड पर नहीं ड्रिलिंग कर सकते, तो आप डायरेक्शन ड्रिलिंग का यूज करते हो, ठीक है। नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन माउंटेन हो गया या फिर कोई नहीं है ट्रेजेडी हो रही है वहां पर आप वहां नहीं कर सकते, तो नहीं है आप दूसरी जगह आगे डायरेक्शन ड्रिलिंग कर सकते हो, साइड ट्रैकिंग कर सकते हो। साइड ट्रैकिंग क्यों कर सकते हो कि नहीं आपकी नहीं अगर फिश आ गई डिफरेंशियल स्टिकिंग हो गई, पाइपिंग स्टिकिंग हो गई या फिर आपका कोई अदर फॉर्मेशन आ गया उधर कर सकते हो। रिलीफ वेल ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यूज है आपका डायरेक्शन ड्रिलिंग में। रिलीफ वेल में क्या होता है, मान लो मैंने ड्रिलिंग करी, ये मेरा रिजर्वायर है और यहाँ से मैंने ब्लो आउट हो गया और सरफेस पर आग लग गई, ठीक है, नहीं ब्लो आउट हो गया, हाई स्पीड में नहीं है, ब्लो आउट आप जानते हैं हाई स्पीड में नहीं है, आपका ये फॉर्मेशन फ्लूइड आया और ड्यू टू आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू मड कॉलम इन द वेल्यूर आपका कम हो गया फॉर्मेशन प्रेशर से, तो आपका ब्लो आउट हो गया। तो ब्लो आउट क्यों हुआ, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा था, इस ड्रिलिंग मड का प्रेशर कम था, तो आप क्या करोगे साइड वेल ड्रिल करोगे और यहाँ पर नहीं, या फिर तो आप नहीं है
ज्यादा ड्रिलिंग वेट का नहीं है, मड इंजेक्ट करोगे जिससे नहीं है दोनों बराबर हो जाए और आपके नहीं है फाउंडेशन प्रेशर और ड्रिलिंग मड का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो आपका ब्लो आउट रुक जाएगा। तो रिलीफ वेल कहते हैं उस वेल को जो आप डायरेक्शन ड्रिलिंग से वो करते हो, ब्लो आउट को रोकने के लिए डायरेक्शन ड्रिलिंग से ड्रिल करते हो, उसको रिलीफ वेल बोलते हैं, ब्लो आउट को रोकने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया कि डायरेक्शनल ड्रिलिंग क्या होता है, डेविएशन कंट्रोल क्या होते हैं, एक्स वाई प्लेन क्या होते हैं, एक्स प्लेन को डायरेक्शनल प्लेन कहते हैं और वाई प्लेन को नहीं आप इंक्लिनेशन प्लेन कहते हैं। ठीक है, और आपके नहीं है एंगल्स होते हैं एक्स वाई प्लेन में, उसको डायरेक्टली एंगल कहते हैं, एजीमुथ भी कहते हैं इसको, एजीमुथ, और इसको वाई जेड प्लेन में होता है उसको इंक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट एंगल भी कहते हैं इसको, और इसको डायरेक्शनल एंगल और एजीमुथ भी कहते हैं। ठीक है, पर्पस क्या होता है डायरेक्शनल एंगल ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर मैंने आपको एंगल समझा दी, एक और बार समझाता हूँ, ये थोड़ा बैठ नहीं पा रहा कि जैसे मेरा नहीं है ये सरफेस पॉइंट है और ये मेरा टारगेट पॉइंट है। ठीक है, ये वाला टारगेट पॉइंट ऐसे इस पर समझाता हूँ, एक और बात समझ लो, इंक्लिनेशन एंगल और डायरेक्शन एंगल। देखो दो तरीके से बताओ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और आपका टारगेट, और ये आपका सरफेस से एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए ये सरफेस पॉइंट है, ये मान के चलो आप ये सरफेस से नहीं है गोलाई की तरफ देख रहे हैं, जैसे टारगेट ये रहा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे को जो हाथ पे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं और ये आपका टारगेट दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं सरफेस से चला किक ऑफ पॉइंट तक, ये आपका हो गया किक ऑफ पॉइंट, जहाँ तक वर्टिकल ड्रिलिंग करते हैं वो होता है आपका किक ऑफ पॉइंट। मैं सरफेस से चला किक ऑफ पॉइंट तक यहाँ तक, ठीक है ना, ये जेड एक्सिस के अलोंग चला, फिर मैंने वाई एक्सिस के अलोंग इसको डेविएट कर दिया। वाई एक्सिस कौन सी, इस अलोंग, मतलब ये जेड एक्सिस ये रहा, इसके अलोंग चला तो वाई एक्सिस के अलोंग डेविएट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो जेड एक्सिस चला मैं यूं, वाई एक्सिस के अलोंग इसको डेविएट कर दिया, तो जो वर्टिकल से एंगल बना ये वाला जेड एक्सिस के अलोंग चला, वाई एक्सिस के अलोंग इसको डेविएट कर दिया इस एक्सिस के अलोंग, और वर्टिकल से एंगल बना वो हो गया अल्फा। ठीक है, अब मैंने इसके अलोंग इसको डेविएट कर दिया कुछ इस तरीके से, ये आपका। तो जैसे मैं वर्टिकल से नहीं है चला और मैंने इसको नहीं वाई एक्सिस के अलोंग नहीं डेविएट कर दिया इस तरीके से, जो चला जेड एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग डेविएट कर दिया, तो जो वर्टिकल से एंगल बना वो क्या हो गया अल्फा। अब मेरा टारगेट तो यहाँ पर है, तो मैंने क्या किया, इसको नहीं है एक्स एक्सिस के अलोंग भी इसको यूं डेविएट कर दिया अपने टारगेट पर पहुंचने के लिए। तो जेड एक्सिस के अलोंग चला, वाई एक्सिस के अलोंग ये डेविएट कर दिया, वर्टिकल से एंगल अल्फा होना, मतलब जेड एक्सिस अंदर की साइड चला, फिर वाई एक्सिस के अलोंग डेविएट कर दिया, तो जो एंगल बनेगा अलोंग की अल्फा, लेकिन टारगेट मेरा ये है, तो मैंने इस चीज को इधर की साइड डेविएट कर दिया आउटवर्ड ऑफ द बोर्ड, मैंने इसको नहीं है एक्स एक्सिस की अलोंग डेविएट कर दिया, तो ये आपका बन गया एंगल थीटा। तो इस प्लेन को बोलेंगे, ये वाला जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल में, इसको बोलेंगे डायरेक्शनल प्लेन, और डायरेक्शनल इस एंगल को बोलेंगे डायरेक्शनल एंगल और एजीमुथ, और इसको बोलेंगे वर्टिकल प्लेन, जो वर्टिकल में एक्स एक्सिस की जो अलोंग प्लेन बनेगा उसको बोलेंगे ये वाला प्लेन, इसको बोलेंगे इंक्लिनेशन प्लेन और वर्टिकल प्लेन, और ड्रिफ्ट एंगल भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो ठीक है ना, ये जेड एक्सिस के थ्रू चला मैं, वाई एक्सिस में इसको मैंने डेविएट कर दिया, लेकिन मेरा ये टारगेट आउटवर्ड का बोर्ड है यहाँ पर है, तो मैंने इसको नहीं यहाँ से और रोटेट कर दिया, तो मैं यहाँ से इसको रोटेट करूंगा, तो ये आपकी इस टारगेट तक जाने के लिए जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, अब देखो कि देखो, अब जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ टाइम तक इसको वर्टिकल ड्रिल किया, फिर इसको नहीं डेविएट कर दिया। ठीक है, डेविएट मैंने इस तरीके से किया, अब मैं इसको डेविएट कई तरीके से कर सकता हूँ, इसको सीधा ले जा सकता हूँ, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन नहीं है कई कंडीशन में करते भी है। ठीक है, या फिर मैं इसको नहीं है
धीरे 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 करके कर्व बना के ले जा सकता हूँ। अगर मैंने पहले थोड़ा कर्व बनाया फिर स्ट्रेट चला फिर नहीं कर्व बना के इसको टारगेट तक ले जाए, तो ऐसे इसकी बहुत सारी प्रोफाइल होती है बेल की, डायरेक्शनल बेल की बहुत सारी प्रोफाइल होती है, उन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। मेजर प्रोफाइल जो होती है वो 4 तरीके की प्रोफाइल होती है आपकी: बिल्डअप प्रोफाइल, बिल्डअप एंड होल्ड प्रोफाइल, फिर बिल्डअप एंड होल्ड प्रोफाइल, कंटिन्यूअस बिल्डअप प्रोफाइल, बिल्डअप होल्ड एंड ड्रॉप प्रोफाइल। ठीक है, 3 तरह की होती है। और बिल्डअप होल्ड एंड ड्रॉप प्रोफाइल में भी आपकी नहीं है एक मॉडिफाइड बिल्डअप होल्ड एंड ड्रॉप प्रोफाइल होती है, वो हम ये देखेंगे। ठीक है ना, तो अब हमें ये समझिए डायरेक्शनल ड्रिलिंग क्या होती है, डायरेक्शनल ड्रिलिंग हम क्यों करते हैं। डायरेक्शनल ड्रिलिंग में इनके कोऑर्डिनेट्स दैट इज अल्फा एंगल और बीटा एंगल अपने देख लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लानिंग ऑफ द डायरेक्शनल बेल। प्लानिंग ऑफ द डायरेक्शनल बेल से क्या मतलब है, प्लानिंग ऑफ द डायरेक्शनल बेल से क्या मतलब है। डायरेक्शनल बेल में हम क्या प्लान कर सकते हैं, डायरेक्शनल बेल की ट्रेजेक्टरी, मतलब किस पाथ पर हमको जाना है वो वाली ट्रेजेक्टरी हम प्लान कर सकते हैं। तो डायरेक्शनल बेल प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं, ट्रेजेक्टरी ऑफ द डायरेक्शनल बेल। ट्रेजेक्टरी मतलब बेल और पाथ। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी ऑफ द डायरेक्शनल बेल को हम दो तरीके से दो पार्ट में प्लान करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग डायरेक्शनल बेल प्लानिंग में क्या करते हैं हम, प्लानिंग ऑफ द बेल डायरेक्शनल बेल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, डायरेक्शनल बेल की जो ट्रेजेक्टरी होती है सिर्फ और सिर्फ हम उसको प्लान करते हैं, और उसको भी हम 2 स्टेप में प्लान करते हैं। पहले स्टेप में हम कई सारी ट्रेजेक्टरी को हम लेंगे रखते हैं कि ऐसे भी हम मतलब इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर एक इस तरीके से, जैसे मैंने एक ट्रेजेक्टरी रखी कि मैं सीधा गया किको पॉइंट तक और टारगेट को हिट करा दिया, या फिर मैं दूसरा कहूंगा कि मैं सीधा गया किको पॉइंट तक, मैं थोड़ा सा बिल्डअप लिया फिर स्ट्रेट लाइन से टारगेट को हिट कराया। तो हम इस तरीके से कई सारी बेलबोर की ऐसी ट्रेजेक्टरी को हम लेंगे मतलब प्रपोज करते हैं उस टारगेट के लिए। जैसे टारगेट यहाँ पर है तो मैं इस टारगेट के लिए डिफरेंट बेलबोर ट्रेजेक्टरी को प्रपोज करूंगा कि आप इनमें से किसी एक ट्रेजेक्टरी जो आपको सूटेबल लगे उसको लेके आप लेंगे बेलबोर के टारगेट को हिट कराएंगे, मतलब टारगेट को हिट कराएंगे। तो जो डायरेक्शनल ड्रिलिंग की प्लानिंग होती है बेल प्लानिंग, उसमें क्या करते हैं, बेलबोर की डायरेक्शनल बेलबोर की ट्रेजेक्टरी को हम प्लान करते हैं। और उसमें पहला स्टेप में क्या होता है कि हम मल्टीपल बहुत सारी बेलबोर ट्रेजेक्टरी हमने प्रपोज करते हैं कि आप इनमें से कोई ट्रेजेक्टरी लीजिए और टारगेट को हिट कराइए। और सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम करते हैं कि जो ट्रेजेक्टरी हमने फर्स्ट स्टेप में डिसाइड करी है, जो ट्रेजेक्टरी मान लो मैंने कंटीन्यूअस ट्रेजेक्टरी फर्स्ट स्टेप में डिसाइड करी है, तो इस ट्रेजेक्टरी पे जियोलॉजी के द्वारा या फिर अदर पैरामीटर्स के द्वारा क्या इफेक्ट होंगे। ठीक है ना, जियोलॉजी के द्वारा या फिर अदर पैरामीटर्स के द्वारा इस ट्रेजेक्टरी पर क्या इफेक्ट होंगे, वो हम नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्टेप होता है बेल प्लानिंग का, डायरेक्शनल बेल प्लानिंग का, उसमें देखते हैं। इस नेक्स्ट स्टेप का यूज क्या हो गया, हमने तो ये फर्स्ट स्टेप में नहीं अपनी नहीं है जो हम ट्रेजेक्टरी यूज करेंगे वो हमने डिसाइड कर ली थी। मान लो हमने एक ट्रेजेक्टरी, 2 ट्रेजेक्टरी और 3 ट्रेजेक्टरी हमको नहीं है प्लानर ने प्रपोज की, तो हमने मान लो ये वाली ट्रेजेक्टरी ले ली, तो हमको तो नहीं है बेल प्लानिंग में, डायरेक्शनल बेल प्लानिंग में ट्रेजेक्टरी चाहिए थी जो कि हमको स्टेप 1 से मिल गई है। लेकिन फिर स्टेप 2 का क्या यूज रह गया कि जियोलॉजिकल और अदर पैरामीटर्स का इस ट्रेजेक्टरी पर क्या इफेक्ट रहेगा, उसका क्या यूज रह गया। उसका यूज ये रह गया कि फ्यूचर में कभी आपको ऐसा टारगेट मिले, सिमिलर कंडीशंस वाला टारगेट मिले, तो नहीं है आप पहले स्टेप में नहीं है ज्यादा बेलबोर प्रोफाइल्स, बेलबोर ट्रेजेक्टरी प्रोफाइल्स मतलब कोई आपको दे तो आप नहीं है किसी सूटेबल प्रोफाइल को सिलेक्ट करने के लिए वो सेकंड स्टेप आपको नहीं है हेल्प करेगा। जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में इसलिए मेरे को 7-8 प्रोफाइल दे दी, 3 प्रोफाइल दे दी, 1 2 3, ठीक है, तो मैंने इनमें से कोई प्रोफाइल को सिलेक्ट कर ली। अब मैंने इसमें ये नहीं देखा कि जियोलॉजिकल और अदर पैरामीटर्स का इफेक्ट क्या रहेगा इसमें। जब मैं ड्रिलिंग करता हूं तो वो इफेक्ट मेरे को शो होते हैं, तो एक तरीके से मैंने नहीं है गलत प्रोफाइल यूज कर लिया। अगर मैं इस प्रोफाइल को यूज करता तो शायद वो फैक्टर्स कम हो सकते थे। तो अगर मैं सेकंड स्टेप को फॉलो कर लेता पहले ही, तो मेरे को पता पड़ जाता कि नहीं है इनमें से नहीं है किस में ये जियोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर अदर पैरामीटर्स के इफेक्ट रहेंगे वो कम रहेंगे, तो नहीं है मैं एग्जैक्ट एक्यूरेट बेलबोर ट्रेजेक्टरी को सिलेक्ट करता। तो अब चलो ये तो हो गया, लेकिन मैंने क्या किया कि चलो ट्रेजेक्टरी सिलेक्ट कर ली, लेकिन मैंने सेकंड स्टेप में क्या किया कि जियोलॉजिकल के
जियोलॉजिकल या फिर अदर फैक्टर्स के द्वारा इन ट्रैजेक्टरी पे क्या इफेक्ट रहेगा वो देख लिया। तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में कोई मेरे को सिमिलर टारगेट, सिमिलर कंडीशन का टारगेट मिलेगा तो मैं पहले तो ये जो मेरे को प्लानर मेरे को ये वेल प्रोफाइल्स देगा उनको ले लूंगा मैं, फिर उन जियोलॉजिकल इफेक्ट जो मैंने सेकंड स्टेप में देखे हैं पहले किसी वैल्यू में, उनको नहीं इधर अप्लाई करूंगा और फिर देखूंगा किसमें ये सबसे कम इफेक्ट लगेंगे और उस प्रोफाइल में सेट कर लूंगा। तो वेल प्लानिंग ऑफ द डायरेक्शन वेल ट्रैजेक्टरी करेंगे हम। वेल प्लानिंग ऑफ द डायरेक्शनल वेल ट्रैजेक्टरी क्या होती है, वेरिएबल पाथ होती है जो नहीं है आपने टारगेट को इंटरसेक्ट, हिट या पेनिट्रेट करने के लिए यूज करते हो। इसमें दो स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में हम ये वेरियस टाइप्स ऑफ वेल पाथ कह लो, वेल प्रोफाइल कह लो, हम नहीं है प्रपोज करते हैं जो नहीं है वेल जो टारगेट को पेनिट्रेट कर सके इकोनॉमिकली, ठीक है। सेकंड हम क्या करते हैं कि जियोलॉजिकल और अदर फैक्टर का नहीं है बॉटम वॉल असेंबली दैट इज पाइप हो गई आपकी, ड्रिलिंग बिट हो गई आपकी, नहीं है स्टेबलाइजर हो गए, उन पे ये सब के बारे में आप जानते हैं। बॉटम वॉल असेंबली का आपने वर्टिकल वेल में पढ़ा होगा। तो इन पे जियोलॉजिकल और अदर फैक्टर्स का क्या इफेक्ट रहेगा टू सिलेक्ट द फाइनल वेलवोड ट्रैजेक्टरी। मान लो मेरे को तीन वेलवोड ट्रैजेक्टरी थी और मेरे जियोलॉजिकल और अदर पैरामीटर्स के इफेक्ट देखे बॉटम वॉल असेंबली पर, फिर मैंने देखा इस पे सबसे लीस्ट लग रहा है, मतलब कोई भी इफेक्ट इस पे सबसे लीस्ट लग रहा है, तो फाइनल वेलवोड ट्रैजेक्टरी को सिलेक्ट करने में हमारा इसमें यूज रहेगा सेकंड वाले स्टेप का, ठीक है। और फिर हमने ये अगर कभी फ्यूचर में सिमिलर कंडीशंस के लिए मेरे को टारगेट मिलता है तो ये सेकंड स्टेप मेरे को नहीं, फर्स्ट स्टेप में जो नहीं वेल प्रोफाइल्स या फिर वेल पाथ या फिर वेल ट्रैजेक्टरी हमको दिए जाएंगे उनमें से नहीं है परफेक्ट सिलेक्ट करने के लिए ये सेकंड स्टेप आपका काम आएगा। तो प्लानिंग ऑफ द वेलबोर मतलब डायरेक्शनल ड्रिलिंग वेल प्लान में आप क्या सिलेक्ट करते हो, प्लानिंग द डायरेक्शनल वेल ट्रैजेक्टरी में क्या होता है, ट्रैजेक्टरी वेल पाथ होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी की। जो आपकी नहीं है टाइप 1 में जो आपकी स्टेप 1 जो वेल प्लानिंग कर रहे थे आप डायरेक्शनल ड्रिलिंग का, उसके स्टेप 1 में जो डिफरेंट प्रोफाइल्स आपको दिए जाएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। जनरली 4 तरह की प्रोफाइल होती है, बिल्ड अप एंड होल्ड ट्रैजेक्टरी, बिल्ड अप होल्ड एंड ड्रॉप ट्रैजेक्टरी, बिल्ड अप होल्ड ड्रॉप एंड और होल्ड ट्रैजेक्टरी, इसको मॉडिफाइड एस शेप भी बोलते हैं, इसको एस शेप बोलते हैं, इसको जे शेप बोलते हैं, कंटीन्यूअस बिल्ड ट्रैजेक्टरी, ठीक है। इसको जे शेप बोलते हैं कंटीन्यूअस बिल्ड ट्रैजेक्टरी को, इसको एस शेप बोलते हैं, इसको मॉडिफाइड एस बोलते हैं, इसको बिल्ड एंड होल्ड ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। इनके बारे में क्यों बोलते हैं इनको एस जे और कंटीन्यूअस बिल्ड और बिल्ड एंड होल्ड का क्या मतलब है ये सब हम देखेंगे। एक चीज देखना कि जो इंक्लिनेशन एंगल होगा, इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है, वर्टिकल से नहीं है वेलबोर में कितना नहीं है डेविएट हुआ है, डिफ्लेक्ट हुआ है, तो उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल, अभी बताया था। तो अगर इसका θ1 एंगल है, इसका θ2 एंगल है, इसका θ3 एंगल है, इसका θ4 एंगल है, तो θ1 हमेशा कम होगा, फिर θ3 कम होगा, फिर θ2 कम होगा, फिर θ4 कम होगा, ठीक है ना। तो θ1 θ3 θ2 और θ4 मतलब सबसे बड़ा ये वाला होगा, फिर आपका नहीं है ये वाला होगा, फिर ये वाला और फिर ये वाला, ठीक है। तो इसमें इंक्लिनेशन एंगल का ये, तो हम इन चारों ट्रैजेक्टरी की नहीं है एक एक चीज, इनकी मैकेनिज्म, इनकी नहीं है ज्योमेट्रिकल पर्पस, वो सब हम नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ ट्रैजेक्टरी में 4 तरह की ट्रैजेक्टरी हो गई, बिल्ड अप एंड होल्ड, बिल्ड अप एंड ड्रॉप एंड होल्ड, बिल्ड अप एंड ड्रॉप एंड होल्ड, ठीक है ना। एंड और लगा सकते हैं, या फिर तो दोनों हो सकते हैं, या फिर आप नहीं है इसको नहीं है होल्ड कर सकते हो, और एक होती है आपकी कंटीन्यूअस बिल्ड, ठीक है ना। तो ये आपकी 4 तरीके की नहीं है ट्रैजेक्टरी होती है जो आपकी नहीं है वेल प्लानिंग की, जो डायरेक्शनल वेल प्लानिंग होती है उसके स्टेप 1 में जो आपको ट्रैजेक्टरी दी जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसमें से 4 कॉमन ये होती है। इनके बारे में आपको सोचना पड़ता है कि सेकंड स्टेप में जो जियोलॉजिकल और अदर पैरामीटर्स का बॉटम वॉल असेंबली पर ये इफेक्ट होता है, उनमें से किसमें इनमें से मिनिमम होगा उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो इनकी इन 4 ट्रैजेक्टरी की हम एक एक चीज आज देखेंगे कि नहीं इनकी ज्योमेट्रिकल क्या होते हैं, इनकी इंक्लिनेशन क्या होते हैं। पर एक सिंपल आइडिया ये है कि आपका नहीं इंक्लिनेशन ऑफ 1 सबसे लीस्ट होता है, फिर इंक्लिनेशन ऑफ मॉडिफाइड एक्स सबसे लीस्ट होता है, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन बाकी सबसे लीस्ट होता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका नहीं एस टाइप का, फिर आता है आपका कंटीन्यूअस बिल्ड का। तो हम पहले देखेंगे बिल्ड अप एंड होल्ड ट्रैजेक्टरी, ठीक है।
हम पहला जो देखेंगे वो देखेंगे बिल्डअप एंड होल्ड ट्रेजेक्टरी। इसका हम लेंगे ट्रेजेक्टरी को ड्रॉ करेंगे, फिर इसके हर ट्रेजेक्टरी पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करेंगे, हर पॉइंट की इसकी मेजरिंग डेप्थ को ड्रॉ करेंगे, ट्रू वर्टिकल डेप्थ को ड्रॉ करेंगे, ओरिएंटल डिपार्चर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे चलो मैंने ये जैसे जैसे ड्रॉ करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा मेजरिंग डेप्थ क्या होती है, ओरिएंटल डिपार्चर क्या होती है, वर्टिकल डिपार्चर क्या होती है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी स्लाइड्स हैं इसमें इसका डेरिवेशन दे रखा है, ये है आपका बिल्डअप एंड होल्ड। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो इसके लिए डेरिवेशन दे रखा है, बाकी मैं आपको डेरिवेट करके बताता हूँ। ठीक है ना पूरे। तो जो हम अभी जो पहली ट्रेजेक्टरी देखेंगे डायरेक्शन डी में, दैट इज बिल्डअप एंड होल्ड ट्रेजेक्टरी। इसको मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बिल्ड एंड होल्ड ट्रेजेक्टरी के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो मैं आपको अभी इंक्लिनेशन एंगल सही से नहीं समझा पाया था। इंक्लिनेशन एंगल और डेविएशन एंगल, सॉरी डायरेक्शनल एंगल कैसे होते हैं, तो एक मैं उससे समझाता हूँ आपको, समझना। ठीक है, ये हो गया आपका जेड एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। ठीक है, और ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया आपका ईस्ट। ठीक है, अब इधर की साइड ही एक्स एक्सिस हो गया ये। ठीक है, और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, अब मानना मेरा जो कोऑर्डिनेट है, जो मेरा टारगेट पॉइंट है, वो आपका नॉर्थ और ईस्ट में, सॉरी साउथ और ईस्ट में मालूम है यहाँ। ठीक है, ये सरफेस पॉइंट है आपका। ठीक है, अब सरफेस से आपने वर्टिकल किक ऑफ पॉइंट तक वर्टिकल ड्रिल किया, तो ये हो गया आपका किक ऑफ पॉइंट, के ओ। ठीक है, किक ऑफ पॉइंट तक आपने वर्टिकल ड्रिल किया। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है यहां से। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो वाई एक्सिस है दैट इज ये वाली आउटवर्ड वाली, ये वाली इस साइड, तो आपने यहां से इस वेल को डायरेक्ट किया। ठीक है, आपने इस वेल को यहां से डायरेक्ट किया। ठीक है, ये वाई एक्सिस में डायरेक्ट कर दिया, तो जो जेड एक्सिस से एंगल बना ये हो गया अल्फा। ठीक है, अब आपने इस यहां तक तो डायरेक्ट कर दिया इतना। ठीक है ना, अब आपको पहुंचना है इस पॉइंट पर, आप वाई एक्सिस के एरो आ गए, यहां तक आ गए, मान लो इसका प्रोजेक्शन में यहां तक आ गए। अब आपको पहुंचना है इस पॉइंट पर, तो आप क्या करोगे, इसको यू और रोटेट कर दोगे इस डायरेक्शन में, इस पैरेलल को यू और रोटेट कर दोगे इस डायरेक्शन में, इस एक्सिस के थ्रू। ठीक है, तो जो नॉर्थ से एंगल बनेगा, ये वाला जो नॉर्थ से एंगल बनेगा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो हो जाएगा आपका बीटा, दैट इज डायरेक्शनल एंगल। ठीक है ना, समझिए कि मैं जेड एक्सिस के थ्रू आया, वाई एक्सिस के अराउंड मिल गया, लेकिन मैं इतना यहाँ इतना आ गया। ठीक है, फिर इस पाथ पर आ गया, लेकिन मेरे को जाना है इस पे। ठीक है, तो मेरे को इधर की साइड मूव करना पड़ेगा, तो मैंने इसके अलोंग इसको रोटेट करा दिया, इसके अलोंग इसको रोटेट करा दूंगा, इसके अलोंग इसको रोटेट करा दूंगा, तो ये मूव हो गया। तो ये यहाँ पर इसने टारगेट को हिट कर दिया। तो जो नॉर्थ एक्सिस इसको जियोग्राफिक नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है ना,
इस नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ से जो टारगेट पे एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो हो गया आपका एजीमथ और डायरेक्शनल एंगल। अब हम पढ़ रहे थे, ये आपको नहीं है 2D में, मैं इतना ही समझा सकता हूँ कि ये कैसे बनता है 2D में, इंक्लिनेशन और डायरेक्शनल, ठीक है। अब कर रहे थे बिल्डअप एंड होल्ड असेंबली। बिल्ड एंड होल्ड ट्रैजेक्टरी, ठीक है, ये होती है। मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। देखो हम पहली ट्रैजेक्टरी पढ़ रहे हैं, बिल्ड एंड होल्ड ट्रैजेक्टरी, ठीक है। इसमें देखना कि मैं किक ऑफ पॉइंट तक पहले सीधे आया, ठीक है। किक ऑफ पॉइंट से मैंने बिल्ड लिया, फिर मैं होल्ड किया इसको, ठीक है, और ये आपका होता है, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बिल्ड। मैंने बिल्ड किया ट्रेजेक्टरी को, ठीक है। यहाँ से अगर मेरा ये कुछ इस तरीके से, ये मैं इसको नहीं रोटेट करता रहा, ठीक है, सी तो मैं टारगेट तक पहुंच गया। तो मैंने इधर बिल्ड किया और टारगेट पर अपने पर पहुंच गए, ठीक है। तो ये सरफेस कोऑर्डिनेट हो गया, ये टारगेट, ठीक है। अब देखना कि मेरे को बिल्ड एंड होल्ड असेंबली में क्या क्या दिया जाएगा जियोलॉजिस्ट के द्वारा या फिर बेल्ट मैटर के द्वारा। एक आपको दिया जाएगा टारगेट की कोऑर्डिनेट, सरफेस कोऑर्डिनेट x0 और y, ठीक है। टारगेट सरफेस कोऑर्डिनेट दिया है, सरफेस कोऑर्डिनेट दैट इज ns और es, ये सरफेस कोऑर्डिनेट दिया। एक आपको दिए जाएंगे टारगेट कोऑर्डिनेट nt और et और नोट कोऑर्डिनेट ऑफ टारगेट और सरफेस। थर्ड आपको दिया है किक ऑफ पॉइंट की डेप्थ, ठीक है। फोर्थ आपको दिया है वर्टिकल डेप्थ, टू वर्टिकल डेप्थ। टू वर्टिकल डेप्थ क्या होती है कि मान लो मैंने यहां से शुरू किया और ड्रिल करता गया इस बैकबोर्ड के पास के अराउंड, और मैंने टारगेट को हिट कर दिया। तो जितना पाथ मैंने टोटल ट्रेवल किया है ये हो गई आपकी मेजरिंग डेप्थ, ठीक है। जितना पाथ मैंने टोटल ट्रेवल किया है ये हो गई आपकी मेजरिंग डेप्थ। लेकिन वर्टिकली मैंने कितना पाथ ट्रेवल किया है, कितनी डेप्थ तक ट्रेवल किया है, ये हो जाएगी आपकी ट्रू वर्टिकल डेप्थ, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट का वर्टिकल में प्रोजेक्शन लेता हूं तो ये यहां पर हिट करेगा, तो वर्टिकली मैंने कितना ट्रेवल किया है टारगेट तक, वो हो जाएगी ट्रू वर्टिकल डेप्थ। और जो मैं एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है ये हो जाएगी मेजरिंग डेप्थ, एमडी, मेजरिंग डेप्थ। तो मेरे को ट्रू वर्टिकल डेप्थ दे रखी होगी टारगेट पॉइंट की, किक ऑफ पॉइंट की ट्रू वर्टिकल डेप्थ दे रखी होगी। किक ऑफ पॉइंट तो वैसे ही वर्टिकल होता है, ठीक है। हाँ, वर्टिकल ड्रिल में ट्रू वर्टिकल डेप्थ और मेजरिंग डेप्थ बराबर होती है, ठीक है। और वर्टिकल ड्रिल, ठीक है। चार पॉइंट में पांचवा दे रखा होगा आपको बिल्डअप रेट, बिल्डअप, और ये हमेशा थीटा डिग्री पर 100 फीट में होती है। अब आप कहोगे देखो साउथ कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया, नॉर्थ और ईस्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द सरफेस पॉइंट, टारगेट की कोऑर्डिनेट, किक ऑफ पॉइंट की डेप्थ, वर्टिकल डेप्थ और बिल्डअप रेट। आपको ये चार कोऑर्डिनेट को पता है। बिल्डअप रेट क्या होती है? बिल्डअप रेट क्या होती है? वर्टिकल से किस रेट से मैं एंगल को इसको डेविएट करूंगा, वर्टिकल से किस एंगल से इसको डेविएट करूंगा। मान लो 3 डिग्री पर 100 फीट से मैं इसको डेविएट कर रहा हूं, तो मतलब पहले 100 फीट मेजरिंग डेप्थ में मैं कितना एंगल अचीव कर लूंगा, 3 डिग्री।
फिर दूसरे 100 फीट में 3 डिग्री और, तीसरे 100 फीट में 3 डिग्री और। मान लो अगर ये 900 की लेंथ है, बिल्डअप लेंथ है वो 900 की, ठीक है, और मेरी 3 डिग्री पर 100 फीट में क्या मेरा बिल्डअप रेट है, तो मैं टोटल इंक्लिनेशन एंगल कितना अचीव कर लूंगा, 27 डिग्री पर 100 फीट में मैंने 3 डिग्री अचीव करूंगा, तो 900 फीट में कितना कर लूंगा, 27 डिग्री। तो एक कांस्टेंट रेट से मैं इसको बिल्ड कर रहा हूं, पाथवे को बिल्ड कर रहा हूं। तो एक कांस्टेंट रेट से जिस पाथवे को बिल्ड कर रहा हूं मैं, उस कांस्टेंट रेट को बोलता है बिल्डअप रेट, और ये डिग्री पर 100 फीट होती है। मान लो 3 डिग्री पर 100 फीट है, तो 100 फीट ऑफ मेजरिंग डेप्थ के लिए मैं कितना डिग्री इंक्लिनेशन बना दूंगा वर्टिकल से, 3 डिग्री, ठीक है। फिर फर्दर 100 फीट के 3 डिग्री, ये पूरा 900 डिग्री हुआ, तो कितना हर 100 के लिए 3 डिग्री बढ़ेगा, तो 900 के लिए 27 डिग्री बन जाएगा ये वर्टिकल से एंगल, ठीक है ना। अब देखना, जो शुरुआत में जो एंगल होता है, शुरुआत में जो जीरो मेजरिंग डेप्थ पे एंगल होता है किक ऑफ पॉइंट पे, वो कितना होगा, क्योंकि मैंने अभी एक भी फिगर ट्रेवल नहीं किया है, तो कितना एंगल होगा, जीरो डिग्री। तो ये भी आपका एक बिल्डअप एंगल है, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट तक जो टोटल बिल्डअप एंगल मैंने लेंगे, टोटल बिल्डअप पाथ मैंने जो ड्रॉ किया है, जो टोटल बिल्डअप पाथ मैंने ड्रॉ किया है, उसके द्वारा एंगल होगा वो भी कुछ अल्फा होगा, ठीक है। साथ के साथ किसी बीच में पाथवे पर जो एंगल होगा वो भी अल्फा होगा, तो अल्फा, ठीक है। तो जो शुरुआत में जीरो मेजरिंग डेप्थ पे था वो अल्फा एंगल था 0 डिग्री। फिर किसी पाथ में मान लो 3 डिग्री पर 100 फीट की बिल्डअप रेट है, और ये 200 पे मैं अगर बिल्डअप एंगल निकालूं तो ये हो जाएगा 6 डिग्री, और ये पूरा 900 है तो ये हो जाएगा 27 डिग्री। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिल्डअप ट्रेजेक्टरी, बिल्डअप जो मैं बिल्डअप बिल्ड कर रहा हूं, जो बिल्डअप पाथ में बिल्ड कर रहा हूं, उसके हर पॉइंट पर जितना एंगल वर्टिकल से बनेगा वो हर एंगल इंक्लिनेशन एंगल कहलाया जाएगा। लेकिन जो हमारे काम का इंक्लिनेशन एंगल होता है वो होता है एट द एंड ऑफ बिल्डअप। एट द एंड ऑफ बिल्डअप सेक्शन पे जितना इंक्लिनेशन एंगल बनता है वो मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ बिल्डअप पे जो मेजरिंग डेप्थ आपने बिल्डअप सेक्शन की कवर की होगी वो सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं मेजरिंग डेप्थ यहां पे देखूं तो 200 फीट, यहां पे देखूं 400 फीट, यहां पे देखूं 500 फीट, यहां पे देखूं 900 फीट, तो जितनी ज्यादा मेजरिंग डेप्थ होती जाएगी बिल्डअप कर्व की, उतनी ज्यादा आपके लिए इंक्लिनेशन एंगल होता जाएगा। तो एट द एंड ऑफ बिल्डअप मैक्सिमम मेजरिंग डेप्थ होगी, तो मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल एट द एंड ऑफ बिल्डअप होगा, और वही हमारे काम का है। तो होने को ये सारे बिल्डअप एंगल है, ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल है, ठीक है, लेकिन हमारा जो काम का है वो है मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल, दैट इज मैक्सिमम बिल्डअप एंगल, ठीक है ना। और ये एक फिक्स रेट से नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले 3 डिग्री पर 100 फीट बढ़ गया, फिर 2 डिग्री पर 100 फीट बढ़ गया, फिर नहीं 5 डिग्री पर 100 फीट बढ़ गया, ऐसा नहीं है। ये कांस्टेंट बिल्डअप रेट से बढ़ रहे हैं 3 डिग्री पर 100 फीट। ये एक एक्चुअल वैल्यू है, ये कुछ भी हो सकती है, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिया कि 3 डिग्री पर 100 फीट से बढ़ रहे हैं, मतलब 100 मेजरिंग डेप्थ के लिए 3 डिग्री एंगल आपका वर्टिकल से बन जाएगा, तो 900 के लिए कितना बन जाएगा, 27 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपकी बिल्डअप रेट हो गई डिग्री पर 100 फीट, ठीक है ना। तो ये आपकी वर्टिकल से बिल्डअप रेट हो जाएगी। तो ये पांचों डाटा आपको दे रखे हैं, सरफेस के कोऑर्डिनेट, टारगेट के कोऑर्डिनेट, किक ऑफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वर्टिकल डेप्थ की किक ऑफ पॉइंट डेप्थ टू वर्टिकल डेप्थ और बिल्डअप रेट। अब आपको निकालना क्या होगा, हर पॉइंट का, दैट इज सरफेस पॉइंट का, किक ऑफ पॉइंट का, एंड ऑफ बिल्डअप पॉइंट का, टारगेट पॉइंट का, नॉर्थ कोऑर्डिनेट, सॉरी हर पॉइंट का आपको हॉरिजॉन्टल डिपार्चर निकालनी पड़ेगी, वर्टिकल डिपार्चर निकालनी पड़ेगी, और मेजरिंग डेप्थ निकालनी पड़ेगी, और ये अल्फा एंगल निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ बिल्डअप निकालनी पड़ेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी पड़ेगी, ये सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डिपार्चर क्या होती है, अब हॉरिजॉन्टल डिपार्चर क्या होती है, देखना कि मान लो वही नॉर्थ साउथ ईस्ट को, नॉर्थ साउथ ईस्ट को गए, ये वर्टिकल प्लेन है, यहाँ से मैं अंदर तक गया, ओरिएंटेड लिया, फिर बाई एक्सिस के अराउंड गया, इस वाले में यूं, फिर मैंने इसको जेड एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर दिया, तो ये एंगल हो गया अल्फा,
और जो एंगल ये बना रहा है इसके साथ ये हो जाएगा सॉरी ये एंगल हो गया बीटा, ये हो जाएगा जो बना रहा है इसके साथ अल्फा, ठीक है। तो मेरा टारगेट यहाँ पर है। तो ये मैं कैसे देख रहा हूँ, ये वाला प्लेन कैसे देख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये वाला प्लेन, और मैं सरफेस से देख रहा हूँ कोऑर्डिनेट को यहाँ पर है, ठीक है। सरफेस जैसे ये वाला जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये मेरा नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये मेरा नहीं सरफेस है। अगर मैं यहाँ से देखूँ इसको तो जो प्लेन में मेरे को दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे को टारगेट कोऑर्डिनेट कहाँ देना है, यहाँ पर मैं सरफेस से देख रहा हूँ। तो पहले देखिए मैं इसके एलोंग हॉरिजॉन्टल गए, मतलब जेड एक्सिस के एलोंग गया, फिर मैं वाई एक्सिस के एलोंग मूव किया, और फिर मैं जेड एक्सिस के एलोंग मूव किया। तो अगर मैं इस सरफेस कोऑर्डिनेट का नहीं है इधर प्रोजेक्शन लूं तो ये इस पॉइंट पर आ जाएगा। अगर मैं ये किक ऑफ पॉइंट है, अगर और ये आपका टारगेट है, अगर मैं इस सरफेस कोऑर्डिनेट का प्रोजेक्शन लूं तो ये इस पॉइंट पर आ जाएगा, और ये पॉइंट ये वाला होगा। ये आप इसको उठाकर वर्टिकली यूं रखो, इस वाले सेक्शन को उठाकर वर्टिकली यूं रखो, इसको यूं उठाकर यूं रखो, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन मैं लूंगा तो इस पर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये वाला आ गया। और टारगेट ये है, तो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट टू टारगेट पॉइंट। अगर मैं सरफेस पे चलूंगा तो मेरा टारगेट यहाँ पर है, टारगेट का नहीं सरफेस का नहीं प्रोजेक्शन ले लूं, चाहे इसका प्रोजेक्शन ले लूं। तो मैंने टारगेट पॉइंट का सरफेस पर प्रोजेक्शन लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मिनिमम डिस्टेंस मैं कितनी ट्रेवल करूं कि मैं टारगेट पॉइंट पे पहुंच जाऊं सरफेस पे चलते चलते, तो वो होगा आपका हॉरिजॉन्टल डिपार्चर। अभी मैं यूं जाऊंगा तो ज्यादा डिस्टेंस लगेगी, यूं जाऊंगा तो ज्यादा डिस्टेंस लगेगी, सीधा जाऊंगा तो मेरे को कम डिस्टेंस लगेगी। तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिपार्चर। तो हॉरिजॉन्टल डिपार्चर क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टारगेट पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ठीक है, देखो ये वर्टिकल प्लेन में ये पहले किक ऑफ तक गया, ये आपका बिल्डअप लेके यहां तक पहुंच गया, बिल्डअप एंड होल्ड लेके। तो मैंने सिंपली क्या किया, टारगेट पॉइंट का ओरिएंटल प्रोजेक्शन ले लिया ओरिएंटल प्लेन पे, और इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकाल ली। अब इसका कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, नॉर्थ कोऑर्डिनेट और ईस्ट कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, ठीक है। इसका पता है नॉर्थ कोऑर्डिनेट और ईस्ट कोऑर्डिनेट पता है। तो जब दो पॉइंट के मेरे को इनके कोऑर्डिनेट्स पता होता है तो उनके बीच में डिस्टेंस निकाल लूंगा मैं डिस्टेंस फार्मूला से, x2 x1 का स्क्वायर माइनस प्लस y2 y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 x1 क्या हो जाएंगे, नॉर्थ टारगेट माइनस नॉर्थ स्टार्टिंग पॉइंट का स्क्वायर, नॉर्थ टारगेट माइनस नॉर्थ स्टार्टिंग पॉइंट का स्क्वायर, और ईस्ट टारगेट माइनस ईस्ट स्टार्टिंग पॉइंट का स्क्वायर। तो ये आपकी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल डिपार्चर ऑफ द टारगेट पॉइंट। हॉरिजॉन्टल डिपार्चर ऑफ द टारगेट पॉइंट मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाती है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी। वर्टिकल डिपार्चर क्या हो गया, वर्टिकल में डिस्टेंस, ठीक है। इसका मैं अगर वर्टिकल में नहीं है प्रोजेक्शन ले लूं तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो टारगेट पॉइंट है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है वो आपको है वर्टिकल डिपार्चर, दैट इज जी आपको दे रखी है 2 वर्टिकल डेप्थ, ठीक है। तो आपको इन दोनों पॉइंट से आप ये ओरिएंटल डिपार्चर निकाल सकते हो, ठीक है। ओरिएंटल डिपार्चर आप निकाल लोगे, ठीक है। अब देखना ये एंगल पे निकाल सकता हूं, ये एंगल अगर मेरे को ये वाली लेंथ पता है, मेरे को ये वाली लेंथ पता है तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं। मैंने सिंपली ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं इस वाले ट्रायंगल को ले लूंगा तो ये बराबर इसकी हो जाएगी, ये बराबर इसकी हो जाएगी, और ये आपको पता ही है। तो ये वाला एंगल निकाल लूंगा मैं, तो ये वाला एंगल कैसे निकालूंगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस ये होगी नॉर्थ टारगेट माइनस नॉर्थ सरफेस, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ईस्ट टारगेट माइनस ईस्ट सरफेस, और ये कितना होगा 10, अगर मैं इसको बीटा एंगल मानता हूं एजीमुथ को तो ये 10 बीटा हो जाएगा। तो बीटा मैं निकाल सकता हूं 10 इनवर्स नॉर्थ टारगेट नॉर्थ सरफेस माइनस ईस्ट टारगेट और ईस्ट सरफेस, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका एजीमुथ एंगल आ गया, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या क्या निकाल लिया, मैंने हॉरिजॉन्टल डिपार्चर निकाल ली टारगेट की, हॉरिजॉन्टल डिपार्चर निकाल ली टारगेट की, और मैंने एजीमुथ एंगल निकाल लिया जो मेरे को डाटा दे रखा हो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिपार्चर आप समझ गए, मैं वर्टिकल चला है जेड एक्सिस में, वाई एक्सिस की तरफ मूव कर दिया, वाई एक्सिस मतलब इसकी एक्सिस मूव कर दिया,
ठीक है। फिर मैंने ये टारगेट तक पहुंचने के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन में रोटेट करा दिया, और ये वाला एंगल हो गया अल्फा, सॉरी बीटा, एजीमुथ एंगल ये हो जाएगा आपका अल्फा। अल्फा हर पॉइंट पे होता है, लेकिन जो अपने काम का होता है वो मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल होता है। जो अपने काम का होता है वो मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल होता है। मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल कहां पर होता है? एट द एंड ऑफ बिल्ट अप सेक्शन, एट द एंड ऑफ बिल्ट अप सेक्शन, क्योंकि मैक्सिमम मेजरिंग डेप्थ हम एट द एंड ऑफ बिल्ट अप सेक्शन में कवर करते हैं, और मेजरिंग डेप्थ के हिसाब से आपका इंक्लिनेशन एंगल बढ़ता जाता है, क्योंकि बिल्ट अप रेट होती है वो कांस्टेंट होती है, और पर 100 फीट के लिए ये नहीं है किसी फिक्स एंगल से बढ़ती है, जैसे ये मेरे पास पता है 3 डिग्री, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो तो बिल्डअप एंड होल्ड, ठीक है। ये आपका हो गया बिल्डअप सेक्शन। बिल्डअप सेक्शन मतलब अगर मैं वर्टिकल से जा रहा हूँ तो मैं कितना इसको ये बिल्ड करा रहा हूँ डायरेक्शन में ले जाने के लिए, ठीक है। ये आपका बिल्डअप है। ड्रॉप अप क्या होता है कि अगर मैं ये कितना इसको ड्रॉप करा रहा हूँ, एंगल को डिक्रीज करना, ठीक है, ड्रॉप अप, ये हो गया आपका बिल्डअप, ठीक है। इसकी बिल्डअप रेट होती है किसी फिक्स एंगल से नहीं है, पर 100 फीट में नहीं है, मैं बिल्ड कराता हूँ, इसकी ड्रॉप अप रेट होती है, ठीक है। किसी फिक्स एंगल से मैं पर 100 फीट पे ड्रॉप अप कराता हूँ। तो अभी हम बिल्डअप के बारे में देखेंगे, तो बिल्डअप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बिल्डअप रेट समझिए किस एंगल पर 100 फीट से मैं इसको बिल्ड करा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका टारगेट पॉइंट हो गया, नॉर्थ टारगेट, ईस्ट टारगेट, ठीक है। ये आपका सरफेस पॉइंट हो गया, नॉर्थ सरफेस और ईस्ट सरफेस, ठीक। जो आपकी जो आपकी लेंथ हो गई, ये हो गई आपकी किक ऑफ पॉइंट की डेप्थ, इसको बीबी मानना है, ठीक है। और जो आपकी ये वाली डेप्थ हो गई, ये आपकी होगी ट्रू वर्टिकल डेप्थ, बीडी मानना, ठीक है। जो आपकी यहां तक डेप्थ होगी, यहां तक तो ये आपको यानी एंड ऑफ बिल्डअप तक, ठीक है, एंड ऑफ बिल्डअप तक कितनी वर्टिकल डेप्थ होगी वो हम निकालेंगे, ठीक है। ये आप ओरिएंटल डिपार्चर ऑफ द एंड ऑफ बिल्डअप निकालेंगे, ये हम ये मैंने आपको निकाला बताई दिया टारगेट पॉइंट तक की, ठीक है। अब देखना कि जो ये बिल्डअप है ना, जो आप धीरे धीरे बिल्डअप करते हो, जैसे वर्टिकल से फिर धीरे 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 बिल्डअप करते हो, तो ये एक पार्ट होता है एक सर्किल का। अगर मैं इससे एक सर्किल बना दूं, पूरा परफेक्ट नहीं बन पाया, मैं इससे एक सर्किल बना दूं, ठीक है। तो एक सर्किल का पार्ट होता है जिसकी रेडियस होती है r, ठीक है, और ये एक सेक्शन होता है इस सर्किल का, ठीक है। तो ये बिल्डअप होता है, ये एक सेक्शन होता है एक सर्किल का, ठीक है। तो इस हिसाब से इसकी रेडियस 4 होगी, ये हो गई इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस बिल्डअप सेक्शन की, क्योंकि ये बिल्डअप नहीं है, एक सर्किल का पार्ट होता है, ठीक है, जिसकी रेडियस r होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्लिनेशन एंगल मैंने बता ही दिया था कितना होता है, 0, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ इंक्लिनेशन एंगल होगा, यहाँ पर भी कुछ इंक्लिनेशन एंगल होगा, लेकिन ये हमारे काम के लिए, हमारे काम का क्या है, मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल। मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल मतलब एट द एंड ऑफ बिल्डअप सेक्शन, राइट।
एट द एंड ऑफ बिल्डअप सेक्शन। ये वाला वर्टिकल से एट द एंड ऑफ बिल्डअप सेक्शन जो एंगल बनाएगा वो बोलेंगे मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल, दैट इज अल्फा। ठीक है, ये हमारे काम का है, ये सारे हमारे काम के नहीं है। ठीक है, अब देखना जो एंगल एट द एंड ऑफ बिल्डअप सेक्शन होगा वर्टिकल से इंक्लिनेशन एंगल होगा, वही एंगल ये होल्ड ट्रैजेक्टरी का होगा। ये आपने जो यहाँ से बिल्डअप देने के बाद इसको होल्ड रखा है, ये वही एंगल इस ट्रैजेक्टरी का होगा हर कोर्स। ठीक है ना, और इसको बोलते हैं होल्ड सेक्शन। होल्ड सेक्शन मतलब ये एक ही एंगल पर होल्ड कर रखा है, होल्ड सेक्शन। इसको बोलते हैं बिल्डअप सेक्शन, इसको बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, तो आपने इसको बोलते हैं होल्ड सेक्शन या फिर स्लैंट सेक्शन। स्लैंट और होल्ड सेक्शन। ठीक है, और जो इसका एंगल होगा वर्टिकल से वो एट द एंड ऑफ बिल्डअप सेक्शन दैट इज इंक्लिनेशन मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो देखना ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका अल्फा हो गया। तो मैं अगर यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल 90 हो गया, ये 90 हो गया। अगर ये 90 हो गया, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, ये एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा, ये पूरा 90 है। ठीक है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, तो ये हो गया अल्फा। ठीक है, ये हो गया अल्फा। अब देखना कि ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा इंटीरियर एंगल्स। ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा इंटीरियर एंगल्स। ये आपने पढ़ा था मैथमेटिक्स में, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि देखो जब कोई दो पैरेलल लाइन जाती है उनके बीच में से एक लाइन बनाओ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो ये वाली पैरेलल लाइन ये वाली है, तो ये वाली पैरेलल लाइन ये वाली है, और उनके बीच में से एक लाइन जा रही है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये एंगल अल्फा आ गया, ये रेडियस आर है। अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, ये सेंटर हो गया ना, सेंटर हो गया इस कर्व के सर्कल का, तो ये रेडियस आर है तो ये भी आर होगी, ये अल्फा एंगल हो गया। ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा था सिंपली इसमें ये एंगल आपका होगा अल्फा। अगर ये अल्फा है मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल एट द बिल्डअप सेक्शन, तो ये भी अल्फा होगा। मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फा एंगल, और ये आगे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल डिपार्चर, और ये हो गया आपकी वर्टिकल डिपार्चर। ये होगी कि पॉइंट की डेप्थ। अगर मैं इसको ए पॉइंट मानता हूँ, इसको बी पॉइंट मानता हूँ, इसको सी पॉइंट मानता हूँ, इसको टारगेट पॉइंट मानता हूँ। ठीक है, टारगेट पॉइंट, ये भी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं ऐसा करूं कि ये टारगेट पॉइंट है, इस टारगेट पॉइंट से ठीक है इनको मिला दिया। ठीक है, और एक लाइन अब देखना कि मैंने बताया था कि ये एंगल अल्फा है। ठीक है, ये एंगल अल्फा है। अब देखो जो ये एंगल बनेंगे पूरा एंगल अल्फा होगा। अगर ये अल्फा है तो ये पूरा एंगल अल्फा होगा। ये सिमिलरली उसी तरीके से हो गया कि मैं इसको भी वर्टिकली बना दूंगा।
ठीक है, वर्टिकली बना दिया मैंने, तो देखना ये वाली जो लाइन है ये वाली है, और ये वाली लाइन है ये वाली है, और ये एंगल है ये अल्फा है, तो ये भी तो अल्फा होगा। सिंपली मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो ये वाली शेप आ गई। तो ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और इनके बीच में से एक बाइसेक्ट कर रही है लाइन, मतलब एक लाइन निकल रही है, तो ये वाले एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा बराबर। अगर मैं इसको नहीं मैं बाई एंगल कहता हूं और इसको मैं एक्स एंगल कहता हूं, ठीक है, ये बाई हो गया ये एक्स हो गया, तो मैं कह सकता हूं x प्लस बाई इक्वल टू अल्फा एंगल, x प्लस बाई इक्वल टू अल्फा एंगल, ठीक है। तो मेरे को x एंगल निकालना है, बाई एंगल निकालना है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा अल्फा एंगल आ जाएगा, ठीक है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा अल्फा एंगल आ जाएगा, ठीक है, अल्फा एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को निकालना क्या है कि A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, T पॉइंट के नहीं है, ओरिएंटेड डिपार्चर, वर्टिकल डिपार्चर, मेजरिंग डेप्थ प्लस रेडियस ऑफ कर्वेचर अल्फा एंगल, ठीक है, मेरे ये ऑब्जेक्टिव है, इनको निकाल दिया, ठीक है ना, इतना मेरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो देखो ये है हो गया, ये हो गया x, ये टारगेट, ये C पॉइंट, ये B पॉइंट और ये A पॉइंट। अगर मैं इसको S मान लूं, इसको B मान लूं, ठीक है, तो अब ट्रायंगल इसमें देखना BHT में, ये ट्रायंगल BHT में, BHT में देखोगे तो मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, ये वाली लाइन मेरे को पता है, ठीक है, ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी BT माइनस BB, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस मेरे को पता है, ये वाली डिस्टेंस मेरे को पता है, ये कितनी हो जाएगी टोटल डिपार्चर, टोटल ओरिएंटेड डिपार्चर ST माइनस R, रेडियस ऑफ कर्वेचर कर दूंगा, ये यहां तक है ना, ये यहां से यहां तक है, तो ST में इसमें माइनस R रखूंगा तो ये वाली आएगी, तो यहां से देखो बाई एंगल वो एक्स एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं निकाल लूंगा tan x निकालूंगा ट्रायंगल BHT में, तो tan x क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ST और बेस क्या है BS, और ST क्या हो जाएगा आपका ST, ये पूरा BT है और ये BB है, तो BT में से BB घटा दूंगा तो ST आ जाएगा BT माइनस BB, और ये हो जाएगा ST माइनस R, ST आप निकाल चुके हो, ठीक है ना, और ये जो डिपार्चर ऑफ टारगेट पॉइंट मैंने निकालना बता दिया था आपको, देखो ये, ठीक है। तो आपका यहां से x क्या आएगा, यहां से x आ जाएगा tan इनवर्स और BT माइनस BB अपॉन ST माइनस R, ठीक है ना। अब निकालना है बाई, तो बाई का ट्रायंगल कौन सा है BCD, ट्रायंगल BCD में देखो, ट्रायंगल BCD में देखोगे तो यहां से cos फाई निकालो, ये 90 डिग्री, cos फाई निकालो, सॉरी ये 90 डिग्री, ठीक है, तो सॉरी साइड में हुआ ये 90 डिग्री ये वाला 90 डिग्री हो रहा है, तो यहां से साइन बाय निकालो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री वाली सामने है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो जाएगी BC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी BT, और BC क्या है आपकी रेडियस है, ये BC रेडियस है, और BT निकालना है आपको, अब BT निकाल लो, BT कहां से निकालोगे, BT इस वाले ट्रायंगल से निकालोगे BHT से, BHT से BT निकालो, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि cos x निकालो,
cos x इक्वल टू एच टी अपॉन बी टी। भाई cos x निकालूंगा इसका, ये 90 डिग्री है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब एच टी आपको पता है बी टी माइनस बी बी, ठीक है। बी टी आपको निकालना है, cos x नीचे चला जाएगा cos x, ठीक है। बी टी पता है, बी बी पता है, x आपने यहां से निकाल लिया, तो ये पूरी क्वांटिटी आपको बी टी पता पड़ जाएगा, बी टी की वैल्यू रख दो, बी टी माइनस बी बी अपॉन cos x ऊपर चला जाएगा, ठीक है। r cos x अपॉन बी टी माइनस बी बी, और y निकालूंगा तो sin का इनवर्स ले लूंगा, ठीक है। तो y आ गया sin इनवर्स r cos x अपॉन बी टी माइनस बी बी, तो x आ गया, y आ गया, तो आपके पास अल्फा एंगल आ गया, x आ गया, y आ गया, तो आपके पास अल्फा एंगल आ गया। तो अल्फा क्या हो गया, x प्लस y हो गया, तो x क्या है आपका tan इनवर्स bt माइनस bb अपॉन ht माइनस r, प्लस y क्या है sin इनवर्स bt माइनस bb, सॉरी r cos x bt माइनस b, ये आपका अल्फा है, ठीक है। तो आपने क्या क्या चीज निकाल ली, अल्फा निकाल लिया, ठीक है, ओरिएंटल डिपार्चर निकाल ली, बीटा निकाल लिया, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगी भाई, तो देखो आपको बिल्डअप रेट दे रखी है थीटा डिग्री पर 100 फीट। अब एक कॉन्सेप्ट समझना कि मैं वर्टिकल से जो बिल्डअप कर रहा हूं धीरे 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 किसी कांस्टेंट एंगल पे, तो जितना ज्यादा कम बिल्डअप रेट होगा, जितना ज्यादा कम बिल्डअप रेट होगा उतनी ज्यादा आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक बिल्डअप रेट के लिए 3 डिग्री के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स रहती है। अगर x आपकी बिल्डअप रेट है, x डिग्री पर 100 फीट आपकी बिल्डअप रेट है, तो रेडियस आएगी r1, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर x2 आपकी बिल्डअप रेट है पर 100 फीट, तो आपकी रेडियस होगी r2, कोई चेंज नहीं कर सकता। मतलब किसी फिक्स्ड बिल्डअप रेट के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है फिक्स्ड, लेकिन जैसे जैसे आप x2 को बढ़ाते जाओगे, x को बढ़ाते जाओगे, x1 ग्रेटर, x1 लेस देन, x2 लेस देन, x3, जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर साइन उनका उल्टा हो जाएगा। जितना आप ये बिल्डअप रेट बढ़ाते जाओगे उतनी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती जाएगी। ये कुछ उस तरीके से है कि आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बिल्डअप रेट कम होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा, लेकिन आपने एकदम से बढ़ा दी, मतलब 10 डिग्री पर फीट 100 फीट कर दी, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी कम। तो कहने का मतलब क्या है कि बिल्डअप रेट और रेडियस ऑफ कर्वेचर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो देखना मैं कह सकता हूं बिल्डअप रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना भाई। अब बिल्डअप रेट क्या है, डिग्री और 100 फीट इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब देखना ये तो आपका डिग्री में और रेडियस है लेंथ में, ठीक है। तो मेरे को इनमें से एक चीज को या तो मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लूं डिग्री को, या फिर इस लेंथ को डिग्री में कन्वर्ट कर लूं। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, रेडियन जो रेडियस है लेंथ है उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। तो डिग्री में कन्वर्ट करूंगा मैं तो 180 इंटू पाई का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पाई ऊपर बन जाएगा। तो यहां से आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी, यहां से आपकी 1 सेकंड, इसमें डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है।
बिल्डअप रेट बराबर 1 रेडियस, तो बिल्डअप रेट होती है थीटा डिग्री पर 100 फीट इंटू 1 रेडियस। ये डिग्री में, ये लेंथ में, तो या तो आप रेडियस को कन्वर्ट कर लो डिग्री में, या फिर डिग्री इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो। तो मैं इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो पाई अपॉन 180 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये 100 है और ये 1/2, तो यहाँ से r निकालोगे आप, r क्या आएगी 180 इंटू 100 अपॉन पाई इंटू थीटा डी। यहाँ से आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ गई, ठीक है। तो बिल्डअप रेट और रेडियस ऑफ कर्वेचर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। एक बिल्डअप रेट के लिए एक रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स होती है, ठीक है। बिल्डअप रेट को डिग्री पर 100 फीट में लिख दिया, इसको 1/2 और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई। तो ओरिएंटल डिपार्चर आ गई, एंगल ऑफ एजीमथ आ गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गया और रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई आपकी बिल्ड एंड होल्ड असेंबली के लिए, ठीक है। अब देखो बिल्ड एंड होल्ड असेंबली के लिए आपकी 4 चीजें आ गई। अब देखो ये आपकी बिल्ड एंड होल्ड असेंबली है, ठीक है। अब देखना इसमें आपको ये पूरी डिस्टेंस पता है, ये वाला, ठीक है, ये पता है, ये वाला पता है, ये रेडियस ऑफ इसमें समझ में नहीं आ रही है। इसमें देखो नया बनाने के लिए आर निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल लिया, एच पी निकाल लिया, अब ए पॉइंट की बात करो। ए पॉइंट की बीट क्या होगी 0, तो वर्टिकली तो हम चलेंगे नहीं। एच टी क्या होगी 0, तो वर्टिकली तो हम चलेंगे नहीं, हॉरिजॉन्टली तो हम चलेंगे नहीं। वेरिएंट डेप्थ क्या होगी ए पॉइंट की 0, तो ये हम एक भी डिस्टेंस चलेंगे, ठीक है। फिर हम बी पॉइंट की बात करते हैं, बी पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अब बी पॉइंट की बात करोगे तो बीटी क्या होगी, बीवी क्या होगी, जितना दे रखा है 2, ठीक है। एच की क्या होगी, हॉरिजॉन्टली आप कितना चले हो 0। मेजरिंग डेप्थ क्या होगी, वो आपकी बीवी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपको दे रखा है कितना चले एक्चुअल में बीवी के बराबर हॉरिजॉन्टली, ठीक है। मैंने बताया था कि वर्टिकल में नहीं आपकी बराबर होगी, ठीक है ना। अब सी पॉइंट की बात करेंगे। सी पॉइंट की जब बात करोगे आप तो सी की बीटी बताओ, बीसी वर्टिकल, तो ये हो जाएगी बीबी प्लस इतनी डिस्टेंस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी इतनी, ये आर है, ये आर है, तो एक ट्रायंगल बना लो,
ये वाला एक्स डैश एस सी, ट्राइंगल एक्स डैश एस सी, इसमें मेरे को एक्स सी निकालना है, ठीक है। एक्स सी निकालना है तो मैं साइन अल्फा लूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इन 90 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एक्स डैश सी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी एस सी। एस सी क्या है आर, और एक्स डैश सी मेरे को निकालना है और साइन अल्फा को पता है तो एक्स डैश सी हो जाएगा आर साइन अल्फा। तो ये वाली डिस्टेंस आ गई आर साइन अल्फा, तो मैं वीवी प्लस आर साइन अल्फा लिख सकता हूं। ये आपकी आएगी वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डेप्थ ऑफ सी पॉइंट। ओरिएंटल कितना चला है सी पॉइंट तक, ओरिएंटल कितना चला है इतना चला है। अब ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसी ट्रायंगल को देखो, अगर मैं इस पूरे में से इस आर में से ये एक्स डैश एस माइनस कर दूं तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी ये वाली, ठीक है। तो आर माइनस एक्स डैश एस, अब मैं cos अल्फा लिखूंगा तो एक्स डैश एस अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स डैश क्या हो गया आर cos अल्फा, तो आर माइनस आर cos अल्फा, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। तो r माइनस 1 माइनस cos अल्फा हो जाएगा, तो ऑर्बिटल डिस्टेंस क्या है r 1 माइनस cos अल्फा। सिंपली मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए इस पॉइंट में से ये वाला माइनस कर, ठीक है, ये आ गया। तो इस पॉइंट क्या आएगा, इस पॉइंट क्या आएगा मेजरिंग डेप्थ, सॉरी मेजरिंग डेप्थ एट सी। मेजरिंग डेप्थ एट सी क्या हो जाएगा, एक्चुअल कितना चला है bv प्लस ये वाला r, bv प्लस ये वाला r कैसे निकालोगे, और आपने 12th क्लास पढ़ा था एक सर्किल होता है, अगर ये आर्क बनाता है इसकी लेंथ l होती है, ये थीटा होता है और इसकी रेडियस r होती है, तो थीटा इक्वल टू l अपॉन r होता है, तो l इक्वल टू r थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये l का थीटा r अल्फा है, r है और l है bc, तो bc को निकालने के लिए मैं कह सकता हूं r अल्फा, bc को निकालने के लिए r अल्फा। अब फिर दोबारा से ये डिग्री में और ये आपकी लेंथ में, तो इसको कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करोगे तो अल्फा इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, यहाँ से आपका बीसी आ जाएगा। एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। दूसरा आप आर की वैल्यू रख सकते हो, आर की वैल्यू क्या रखोगे, आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बिल्डअप रेट के, आर की का बराबर बिल्डअप रेट रख सकते हो। तो बिल्डअप रेट क्या होती है थीटा डिग्री पर 100 की दूर पर चला जाएगा, तो ये भी डिग्री पे ये भी डिग्री पे बचा तो बीसी आ जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं 100 इनटू अल्फा अपॉन डिग्री थीटा, तो यहां से आपका सी पॉइंट की मेजरिंग डेप्थ आ गई। अब बात करूंगा मैं टारगेट पॉइंट की। तो टारगेट पॉइंट के हॉरिजॉन्टल डिपार्चर आप निकाल सकते हो, वर्टिकल डिपार्चर दे रखे हैं। मेजरिंग डेप्थ निकालनी है, मेजरिंग डेप्थ निकालनी है दिस प्लस दिस, ठीक है। तो यहां तक तो हम निकाल चुके हैं, आपको ये निकालना है लेंथ निकालनी है। तो मैं एक ट्रायंगल बना लूं, इसको सी मानता हूं तो इसको y डैश मानता हूं, तो ये ट्रायंगल बन गया सी y डैश टी, ठीक है, सी y डैश टी, ये 90 डिग्री ये अल्फा। तो इससे ये लेंथ निकाल सकता हूं, ये मेरे को पता है बीवी बीटी माइनस बीसी, बीसी अपन निकाल चुके हैं आर से, बीसी निकाल चुके हैं अपन, बीवी माइनस बीवी प्लस आर साइन अल्फा, ठीक है, माइनस में बीटी, ठीक है। तो ये बात पूरी डिस्टेंस निकल गई, बीसी अपन निकाल चुके थे, ठीक है। ये पता है अपन को, ये निकाल लिया, ये एंगल पता है, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका cos अल्फा, मतलब cos अल्फा हो जाएगा सी वाई डैश अपॉन सी टी, सी वाई डैश ये है बीटी माइनस बीबी माइनस आर साइन अल्फा, माइनस अंदर चला जाएगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, सी टी में इधर ले आया, cos अल्फा नीचे ले गया। अब ये दोनों पता है तो सी टी आ गया, सी टी में मैं लेंगे एम डी सी जोड़ दूंगा, एम डी सी क्या था बीवी प्लस 100 इंटू अल्फा अपॉन डिग्री, ठीक है। तो ये आपका मेजरिंग डेप्थ ऑफ टारगेट पॉइंट आ गया।
तो देखो हमको क्या दे रखा था इस वाले बिल्डअप एंड होल्ड में, बिल्डअप एंड होल्ड क्यों बोलते हैं इसको, बिल्ड किया और होल्ड किया और टारगेट को हिट करा दिया, बिल्ड किया होल्ड किया टारगेट को हिट करा दिया, इसको बोलते हैं बिल्ड एंड होल्ड ट्रेजेक्टरी। इसमें जो इंक्लिनेशन एंगल होता है वो सबसे लीस्ट होता है, चारों प्रोफाइल्स में सबसे एंगल लीस्ट इसमें होता है, ठीक है। तो इसका हमने निकाला ओरिएंटल डिपार्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंक्लिनेशन एंगल, मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल, सारे पॉइंट्स के लिए मेजरिंग टाइप, ओरिएंटल डिपार्चर, वर्टिकल डिपार्चर, इस बात है न्यूमेरिकल जो भी हम करेंगे, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे बिल्डअप एंड होल्ड सर्किट। एक बात याद रखना कि जो आपने प्रोफाइल पढ़ी है इसमें जो आपने प्रोफाइल पढ़ी है ये किस केस के लिए है, जहां पर आपकी ओरिएंटल डिपार्चर ग्रेटर देन आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपके ओरिएंटल डिपार्चर से कम है, ठीक है। एक केस ऐसा भी बनता है जिसमें ओरिएंटल डिपार्चर आपकी लेस देन होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कुछ इस तरीके से केस बनता है उसका कि ये एचडी हो गई और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, ठीक है, ऐसा बनता है केस, ठीक है। तो ये भी एक आपकी होती है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप ये इसमें अल्फा निकालोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, अल्फा में बस आपको क्या करना पड़ेगा x प्लस वाई, तो आप करते हो अल्फा निकालने के लिए माइनस 90 डिग्री और कर दिया, बस ये अंतर आएगा और कुछ अंतर नहीं है, x माइनस वाई 90 डिग्री, x प्लस वाई माइनस 90 डिग्री, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है पर नहीं मैं बता देता हूँ, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, x प्लस वाई बस 90 डिग्री माइनस करना है, इसमें नहीं करना होता है। ये कौन सा केस है, एच टी लेस देन वो एच टी ग्रेटर देन आर, ये कौन सा केस हो जाता है एच टी लेस देन आर, ठीक है, इसमें बस 90 डिग्री माइनस करना होता है, इसमें ये बात को याद रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी बिल्डर असेंबली होगी, इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। ये डायरेक्शनल वेल की एक ट्रेजेक्टरी हो गई, आपका डेरिवेशन दे रखा है बिल्ड एंड होल्ड ट्रेजेक्टरी का, जो इसमें दे रखा है ना वो है एच टी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन एच टी, एच टी कितना हो जाएगा ये वाला और आर क्या है हमारी ये वाली, ठीक है, आर तो ये वाली है और एच तो ये, तो ये सेकंड केस दे रखा है, ठीक है ना, लेकिन आपको पढ़ना फर्स्ट केस है जो मैंने बताया ड्राइव करके। अब इसमें क्या किया, सिंपली जो अल्फा आएगा तो वो x प्लस वाई माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, तो x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई वही कि ये पूरा एंगल प्लस r माइनस 90 डिग्री, ठीक है ना, x प्लस वाई माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला आपका बिल्डअप एंड होल्ड असेंबली हो गया। एक चीज देखना है इसमें कि मैंने ये सरफेस से टारगेट तक गया, किक ऑफ तक गया, फिर इसको बिल्ड कराया, फिर इसको होल्ड रख दिया, ठीक है, होल्ड रख दिया। अब इसमें एक केस तो ये बनता है जो हमने पढ़ा है कि ये हमने देंगे एंड ऑफ बिल्डअप पे लेंगे अपना एंगल बनाया है, ठीक है, और ये आपका अल्फा हो गया और ये पूरा आपका ये भी अल्फा हो गया, ठीक है। एक केस इसमें यही बनता है कि ये क्या करता है कि ये कंटिन्यूअसली बिल्ड कर रहे हैं ना हम, इसके बीच में एक रेडियस खींच देता है, तो इस सर्किल पे तो कहीं पर भी रेडियस डालो भाई सेम लेंथ की होती है आर, ठीक है ना। तो इसने क्या किया कि ये एट द एंड ऑफ बिल्डअप पे रेडियस खींच के यहां पर खींच दिया। अब ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट के मेरे को बताओ कोऑर्डिनेट्स, बेसिक डेप्थ बताओ, वर्टिकल डिपार्चर बताओ, ओरिएंटल डिपार्चर बताओ। भाई इस पॉइंट को तो हमने ट्रैक कर लिए एट द एंड ऑफ बिल्डअप सेक्शन सी पॉइंट के, लेकिन ये सी डैश पॉइंट पे पूछ रहा है, मतलब मिडिल में इसने रेडियस खींच ली, ठीक है। तो ये हमको एक चीज देगा साहब, या तो एंगल दे दे ये वाला, ठीक है, या ये वाली लेंथ दे दे। मान लो इसने ये वाली लेंथ दे रखी है मेरे को dn, तो मैं ये वाली लेंथ निकाल लूंगा dn माइनस d1, dn माइनस d1 निकालूंगा तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, ये वाली लेंथ आ गई, और इसको मैं बराबर रख दूंगा r sin अल्फा के,
आर साइन अल्फा के बराबर रख दूंगा मैं इसको, क्योंकि मैंने बताया था कि ये वाली लेंथ आर साइन अल्फा होती है, ये मैंने बताया था। देखो जी मैंने बताया था कि आर साइन अल्फा होती है, ये ड्रॉ करके बताया था मैंने, आर साइन अल्फा होती है वाली। तो मैंने सिंपली वही किया है कि मैंने ये वाली लेंथ को आर साइन अल्फा रख दिया, ये वाली हमको दे रखी है dn दे रखा है, d1 घटा देंगे ये वाली लेंथ आएगी, और मैंने इसको आर साइन अल्फा रख दिया है, ये वाली लेंथ आर साइन अल्फा। तो आर साइन अल्फा रख दूंगा, ठीक है। तो ये वाला आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो आप बिल्डअप रेट से निकाल लोगे। तो हर बिल्डअप रेट के लिए ये इस पर डिपेंड नहीं करेगी ये एंगल कितना है, कि ये एंगल कितना है, कि ये एंड ऑफ बिल्डअप पे निकालना है, कि किस पे निकालना है, उस पर किस पे नहीं डिपेंड करेगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिपेंड करेगी बिल्डअप रेट पे। तो सेम बिल्डअप रेट के लिए सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको पता है, बिल्डअप रेट से निकालने के लिए हमको पता है। तो यहां से आप अल्फा एंगल निकालेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे और साइन इनवर्स लेंगे तो अल्फा एंगल आ गया। अब देखो अल्फा एंगल आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो मैं आर साइन अल्फा कह के लेंगे, इसकी वर्टिकल टर्म निकाल लूंगा, फिर r1 माइनस cos अल्फा कह के इसकी लेंगे, ओरिएंटल डिपार्चर निकाल लूंगा, जो भी मैंने फॉर्मूला वाला ड्राइव किया था, ठीक है। और मेजरिंग क्या निकाल लूंगा, जब अल्फा एंगल पता है मेरे को, ये वाला कर्व देखो, ठीक है, ये अल्फा एंगल पता है, r पता है, ये वाला कर्व निकाल लूंगा और फिर मेजरिंग निकाल दूंगा। तो ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, जो आपके एंड ऑफ बिल्डअप पॉइंट पे लेकर बीच में ले लिया हो। तो इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे समझ गए। ये वाली लेंथ दे रखी होगी या फिर एंगल दे रखा होगा, यहां पर लेंथ दे रखी है, तो लेंथ को मैंने r sin अल्फा के बराबर कर दिया फॉर्मूले के, क्योंकि r इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी पैरामीटर एक्सेप्ट बिल्डअप रेट, ठीक है। तो आपका यहां से ये वाला भी आ जाएगा। ये सब फॉर्मूले दे रखे हैं, मैंने आपको ड्रॉ करा दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आपका देखिए बिल्डअप एंड होल्ड असेंबली खत्म हो गया, ठीक है। सेकंड आपका आता है बिल्ड होल्ड एंड ड्रॉप असेंबली, ठीक है। इसमें कई तरह के केस बनते हैं, जो मेन दो केस होते हैं वो होता है बिल्ड होल्ड ड्रॉप असेंबली एंड बिल्ड होल्ड ड्रॉप एंड फिर होल्ड एंड या फिर और, ठीक है। तो जो बिल्ड होल्ड एंड ड्रॉप होता है इसको बोलते हैं एस शेप। एस शेप इसलिए बोलते हैं कि एक एस की शेप बनाता है, एक एस बनना है, ठीक है। और जो बिल्ड होल्ड ड्रॉप एंड होल्ड होता है वो मॉडिफाइड एस होता है, ठीक है, मॉडिफाइड एस। अब मॉडिफाइड एस, ठीक है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, बिल्ड होल्ड एंड ड्रॉप एस और मॉडिफाइड एस में, तो वो देखिए। वो देखिए कि अगर मैं चलूं किक ऑफ पॉइंट तक, फिर मैंने बिल्ड किया, फिर मैंने इसको रखा नहीं, मतलब स्लैंट आईडी एरिया में होल्ड रखा, जिसको ड्रॉप ऑफ कर दिया। अगर ये ड्रॉप ऑफ होने के बाद वर्टिकली टारगेट को हिट करे, ड्रॉप ऑफ होने के बाद सीधा टारगेट को हिट करे, तो ये होता है एस टाइप ऑफ बिल्ड ड्रॉप एंड होल्ड असेंबली, ठीक है। लेकिन अगर ये वर्टिकल ड्रॉप होने के बाद, ये ड्रॉप होने के बाद किसी इसी जो लास्ट ड्रॉप ऑफ एंगल होता है, बिल्डअप एंगल होता है ना लास्ट, ये लास्ट एंड ऑफ ड्रॉप ऑफ एंगल होता है, उस पे टारगेट को हिट करे, ठीक है ना। मतलब इसको होल्ड रख के एंड ऑफ बिल्ड ड्रॉप ऑफ एंगल को होल्ड रख के टारगेट को हिट करे, या फिर ड्रॉप ऑफ हो रहा है और ये टारगेट को ड्रॉप ऑफ पे हिट कर दे, तो जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड एज। मतलब या फिर तो होल्ड रखा या फिर बिल्ड ही रहने दिया, मतलब ड्रॉप ही रहने दिया। तो तीन केस बन गए, किक ऑफ पॉइंट तक बिल्ड होल्ड ड्रॉप इन वर्टिकल, फिर है सेकंड किक ऑफ पॉइंट तक बिल्ड होल्ड ड्रॉप टारगेट ड्रॉप पे हिट हो गया। थर्ड बन गया बिल्ड किक ऑफ पॉइंट तक बिल्ड होल्ड और ड्रॉप, और फिर देखिए इसको होल्ड करके ड्रॉप ऑफ एंगल, लास्ट को ड्रॉप ऑफ एंगल का इसको होल्ड करके हिट करा दे टारगेट। तीन केस बनते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गए तीन केस, ये दोनों सिमिलर है, इसको मॉडिफाइड एस बोलते हैं, इसको एस बोलते हैं, ठीक है। हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है ना।
तीनों की कैलकुलेशन सिमिलर रहती है, बस लास्ट में अंतर आ जाता है। लेकिन हम एक ये वाला देख लेते हैं, ये ज्यादा आता नहीं है, ठीक है ना, गेट वगैरह में बहुत कम आता है तो लेंथी होता है, तो हम ये वाला केस पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाकी चलो ये वाला पढ़ लेते हैं, ये वाला केस पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोई सा पढ़ लेंगे इन तीनों में से एक केस पढ़ लेंगे, बाकी इनके लास्ट यहाँ तक कैलकुलेशन सेम रहती है, ड्रॉप ऑफ तक कैलकुलेशन सेम रहती है, उसके बाद बदल जाती है। ड्रॉप ऑफ तक कैलकुलेशन सेम रहेगी, ड्रॉप ऑफ के बाद बदल जाएगी, वो आप देख लेना, मैं इनमें से कोई एक बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके तीन केस, मॉडिफाइड एस और एस। अब इसमें भी फिर नए रूल बनते हैं कि एच डी जो हॉरिजॉन्टल डिपार्चर है वो ग्रेटर देन है R1 प्लस R2 से। अब R1 प्लस R2 का क्या रखा है कि यहाँ पर बिल्डअप में जो रेडियस बनेगी वो R1 होगी, ड्रॉप ऑफ भी किसी सर्किल का हिस्सा होगा, ड्रॉप ऑफ में रेडियस बनेगी वो R2 होगी, और इन दोनों का ऐड करके भी हॉरिजॉन्टल डिपार्चर जो टोटल होगा वो ज्यादा है, या फिर और हॉरिजॉन्टल डिपार्चर ग्रेटर देन R1 है, हॉरिजॉन्टल डिपार्चर ग्रेटर देन R2, ठीक है। नेक्स्ट केस तो ये बन गया, कम है, ठीक है, या फिर इसमें से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बनते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डिपार्चर R1 प्लस R2 से तो कम है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिपार्चर R1 से ज्यादा है और R2 से भी ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे कई केस बनते हैं, लेकिन हम देखेंगे इसमें एक ही केस जिसमें जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में क्या है, आपकी मॉडिफाइड एस है, ठीक है, और एस है, एक मतलब बिल्ड होल्ड एंड ड्रॉप है, बिल्ड होल्ड ड्रॉप एंड और ड्रॉप है। लेकिन इसमें हमने ये नहीं देखेंगे कि LP ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है कि नहीं, या फिर LP ग्रेटर देन R1 या फिर R2 भी है कि नहीं, ठीक है, ये नहीं देखेंगे। हम सिंपल एक केस देखेंगे कि LP ग्रेटर देन R1 प्लस R2, जो कि हमने देखा था बिल्ड एंड होल्ड असेंबली में कि LP ग्रेटर देन आपके R1 से R1 था, ठीक है। अब इसमें मॉडिफाइड एस देखेंगे और एस देखेंगे, ठीक है ना, मॉडिफाइड एस और एस, ठीक है। ये वाला केस हम देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला, इसमें क्या है, R1 प्लस R2 लेस देन आपके ओरिएंटल डिपार्चर है, और ये आपका मॉडिफाइड एक्स केस है, मॉडिफाइड एस केस देख लेते हैं। फिर यहाँ तक सबकी कैलकुलेशन सिमिलर रहती है, यहाँ के बाद बदल जाती है, सिंपली ये वाला सेक्शन बदल जाता है, ये कभी स्ट्रेट हो जाता है, कभी एंगल पर आता है, ठीक है ना। तो हम ये वाला केस देख लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि बिल्ड, होल्ड एंड ड्रॉप एंड होल्ड स्टेज, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कंटिन्यूअस बिल्ड, दैट इज जे टाइप, कंटिन्यूअस बिल्ड देखेंगे, ठीक है ना, दैट इज जे टाइप। फिर हमने ये डायरेक्शनल जो क्वाड्रेंट्स थे, जो डायरेक्शनल प्लेन पर क्वाड्रेंट्स थे, जो एजीमुथ एंगल था उसको कैसे डिफरेंटली मेजर करते हैं वो देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बिल्ड, होल्ड एंड ड्रॉप एंड होल्ड असेंबली, ठीक है। तो इस क्लास में मैंने क्या क्या बता दिया आपको, इस क्लास में मैंने बता दिया आपको वर्टिकल ड्रिलिंग और डायरेक्शनल ड्रिलिंग में क्या अंतर होता है, डायरेक्शनल ड्रिलिंग क्या होती है, डेविएशन कंट्रोल क्या होता है, डायरेक्शनल ड्रिलिंग हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, उनके पैरामीटर्स बता दिए मैंने, अल्फा बता दिया, बीटा बता दिया, ठीक है ना, इंक्लिनेशन एंगल्स बता दिए, ठीक है। फिर उसमें मैंने ये प्लानिंग ऑफ दी डायरेक्शनल ड्रिलिंग बता दी, जिसमें 2 स्टेप होते हैं, क्यों करते हैं ये बता दिया। फिर हमने देंगे जो स्टेप 1 में बहुत सारे बेल प्रोफाइल्स होते हैं, उनमें से एक 4 बेल प्रोफाइल्स कॉमन होते हैं, उनके नाम बता दिए, उनके इंक्लिनेशन एंगल को कोरिलेट कर दिया मैंने, उसमें से एक प्रोफाइल मैंने ड्रॉ करके बता दी, उसका पूरे फॉर्मूले डेरिवेट करके बता दिया मैंने, उस पर न्यूमेरिकल हम लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, ठीक है। सेकंड प्रोफाइल में बताऊंगा, ठीक है, सेकंड में जो मॉडिफाइड एस और एस है उसमें से मैं मॉडिफाइड एस बता दूंगा, तो एस तो आप अपने आप कर लोगे, ये वाला सेक्शन शिफ्ट हो जाता है, एक में तो ये वर्टिकल हो जाता है, एक में ये कंटीन्यूअस रहता है, ठीक है। फिर मैं कंटीन्यूअस बिल्डअप सेक्शन के बारे में बताऊंगा, तो आपकी चारों प्रोफाइल हो जाएंगी, ठीक है, चारों करेंगे फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे, फिर इनको हम न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद हम ये एजीमुथ एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैसे डिफरेंट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट करते हैं वो बता दूंगा मैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो जितना भी हम कर रहे हैं ना, ये मतलब बेल बोर ट्रेजेक्टरी जो डायरेक्शनल हम पढ़ रहे हैं, ये 2D में पढ़ रहे हैं, बाई जेड प्लेन और बाई प्लेन, जेड प्लेन और बाई प्लेन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम जो भी कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं ना, ये हम ये 2D में निकाल रहे हैं,
इसके बाद हम क्या करेंगे, 3D में कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। दैट इज जो सर्विंग होती है ना आपकी डायरेक्शनल सर्विंग, उसके द्वारा हम इन कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, इंक्लिनेशन एंगल को, एजीमथ को, वो हम 3D में निकालेंगे। वो हम लेंगे डायरेक्शनल सर्विंग से निकालेंगे। जैसे ये एंगल में बताऊंगा कि एजीमथ को ये कैसे मेजर करते हैं डिफरेंट पार्ट में। ये 2D में, ये वर्टिकल कैलकुलेशन है 2D में, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन है, ठीक है। ये वर्टिकल कैलकुलेशन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन हो गई। इन दोनों को मिलाकर 3D में हम ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हर ट्रेजेक्टरी की 5-6 मेथड होते हैं आपके, उसमें कैसे इन्हें निकालते हैं कि 3D में, ठीक है ना, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फिर हम इसमें डायरेक्शन में डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो नहीं है वर्टिकल से आपके लिए इंक्लाइन करते हैं। भाई इसको नहीं इंक्लाइन करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो एक होता है लिथोस्कोप, एक होता है बेंच सब एंड मड मोटर, एक होता है जेटिंग। इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बिल्ड, होल्ड एंड ड्रॉप एंड होल्ड, ठीक है ना। तो थैंक यू।